आज की सभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर भीम सिंह दहिया जी, मंच पर उपस्थित हमारे विद्वान साथियों, बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, सबसे पहले मैं किसान सभा की तरफ से और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि इतने महत्वपूर्ण मौके के ऊपर और इस विषय पर विचार साझा करने के लिए आप लोगों ने और डॉक्टर ग्रेवाल संस्थान का खास तौर पर जिन्होंने हमें ये अवसर दिया। बैठिए सर, तशरीफ रखिए। हाँ, ये अवसर दिया और ये अवसर मेरे माध्यम से आपने पूरे किसान आंदोलन के शहीदों को और किसान आंदोलन को ये सम्मान दिया है। इस तरीके से मैं आज के इस कार्यक्रम को देख रहा हूँ और मुझे बेहद खुशी है इस बात की कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं उस चर्चा को साझा करने के लिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपसे बहुत कुछ ज़्यादा जानता हूँ या आप नहीं जानते हैं। सच्चाई की बात तो ये है कि जो आप जानते हैं वो मैं नहीं जानता, और हो सकता है कुछ भीतर की बातें आप सुनना चाहें जो शायद अनुभव के रूप में मेरे पास उपलब्ध हो सकती है। वो दोनों दो तरफा एक ये विमर्श रहेगा आज का, क्योंकि आपने बाहर से देखा है आंदोलन को और आप आंदोलन के समर्थन में मजबूती से खड़े रहे, और इस आंदोलन की जो ऐतिहासिक जीत हुई है उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। हम उसके भीतर थे तो बहुत सारी बाहर की चीज़ों का मुझे अंदाज़ा नहीं है। सबसे पहले तो अपनी बातचीत शुरू करने से पहले मैं ग्रेवाल साहब को याद करता हूँ, आप सबकी तरफ से उन स्मृति पुष्प अर्पित करता हूँ उनकी याद में। वो मुझे इस बात का ज़रूर अफसोस है कि मैं उनसे विद्यार्थी के रूप में नहीं पढ़ा। असल में पढ़ा उनसे बहुत कुछ है मैंने, लेकिन मैं उनका औपचारिक रूप से विद्यार्थी नहीं रहा। और जो लोग रहे हैं मेरे को कई बताते हैं कि ग्रेवाल साहब के हम स्टूडेंट थे, तो मैं उनको कितना खुशकिस्मत मानता हूँ जो उनसे पढ़े मतलब। और मैं असल में साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, सारा छठी से लेके पीएचडी तक मैं विज्ञान ही पढ़ता रहा, और इसलिए साहित्य से वंचित रहे हम। ये एक ज़िंदगी में कमी खलेगी। जन आंदोलन आने के बाद साहित्य पढ़ा है हमने, और तमाम जो साथी आपके सामने बैठे हैं इनसे बहुत कुछ साहित्य सीखा है, डॉक्टर दहिया से भी। और रोहतक जब ये थे, और डॉक्टर ग्रेवाल भी रोहतक थे, डीआर चौधरी भी वहाँ थे, प्रोफेसर सूरजभान भी थे। बहुत देर तक और लंबी बात ऐसे अनौपचारिक तौर पर हो जाया करती थी। और हरियाणा को कैसे देखा जाए, हमारे समाज को सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से इसका विश्लेषण कैसे किया जाए। हम जिस समाज को अच्छा बनाने की, बदलने की बात करते हैं, अगर उस समाज की हम पहचान नहीं करेंगे कि वो है क्या, तो जाहिर है वो ऊपर ही रह जाएगी बात। उसको बदलने के लिए हम कोई बड़ा प्रयास सफल नहीं कर सकते। तो उस विषय पे सबसे ज़्यादा बातचीत हुआ करती थी, और ग्रेवाल साहब हमारी तरफ इशारा करके कभी कभी ये कह देते थे कि आपको ज़्यादा मालूम है। तो हमें बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी कि ग्रेवाल साहब ऐसा क्यों कहते हैं कि हमें ज़्यादा मालूम है। वो इसलिए कहते थे कि भाई आप आंदोलनों में लोगों के बीच हो, उनके बीच में जाते हैं, तो हम उनसे उतना उन बातों से वाकिफ़ नहीं हैं। तो लेकिन
ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ग्रेवाल जो देहात की ठेस, जो जिसको अंग्रेजी में पेजेंट साइकी कहते हैं, किसान चेतना जो होती है, उसका बहुत सटीक वो विश्लेषण कर सकते थे। और बहुत सारे साथियों को पता नहीं होगा कि वो देखने में बहुत गंभीर थे, लेकिन उनके अंदर बहुत विट था, जबरदस्त क्लासिकल विट उनकी बातों में। और वो जो चुटकुले सुनाते थे वो बिल्कुल ऐसे जैसे धरती में से खोद के निकाले गए, हरियाणा की धरती में से वो सुनाया करते थे, बहुत क्लासिकल। तो ये बड़ा भारी नुकसान हुआ डॉक्टर साहब के ना रहने का असल में, और वो समय से पहले चले गए। डॉक्टर सूरजभान भी, वो भी, और इस साल D.R. चौधरी भी चले गए। डॉक्टर सूरजभान की शोक सभा थी, उसमें क्योंकि डॉक्टर ग्रेवाल को भी ब्रेन ट्यूमर हुआ और डॉक्टर सूरजभान को भी हुआ, तो डॉक्टर सूरजभान की शोक सभा के बाद हम कुछ लोग बैठे थे, चाय पी रहे थे रोहतक में ऐसे ही, तो किसी ने ऐसे कह दिया कि भाई इनको यार ब्रेन ट्यूमर ही क्यों हुआ। मैंने कहा उन्हीं को होता है जिनको ब्रेन होता है और दोनों बहुत दिमाग वाले थे, तो इसलिए उनको हुआ। लेकिन आज हमें ये महसूस हो रहा है, इसीलिए मैं सुभाष जी से आते ही कहा कि डॉक्टर ग्रेवाल के जो संकलन छपा है उनके लेखों का, वो मेरे को चाहिए, क्योंकि अब पढ़ने की जरूरत महसूस हो रही है। एक वातावरण किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा में ऐसा बना है कि पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि लोग सुनने के इच्छुक हैं, और वो और आगे की बात में रुचि ले रहे हैं कि अब आगे क्या हो। इस प्रकार की जो स्वीकार्यता, रुचि और रिसेप्टिविटी ये पहले नहीं थी, बहुत दशकों से ये हम तो देख रहे हैं, अब है वो। इसीलिए मैं आते आते सोच रहा था, मेरे को एक शेर याद आ गया, ग्रेवाल साहब की याद आ रही थी तब, कि आजकल में हम तुम्हें भूलने वाले ही थे, आजकल में हम तुम्हें भूलने वाले ही थे, आजकल में क्यों तेरी यादों का मौसम आ गया। ये उनकी याद इसलिए आ रही है कि वो परिस्थितियां हैं जहां उनकी सोच की ज़रूरत हमें पड़ेगी एक औजार के रूप में। और हम तो जब विद्यार्थी छात्र आंदोलन में काम करते थे तो ग्रेवाल साहब की कुछ स्टडी सर्कल हमने ऑर्गेनाइज किए थे और कन्वेंशंस में उनको सुनते थे। तो शिक्षा का परिवर्तन जो है वो किस तरीके से समाज परिवर्तन से जुड़ा हुआ है, ये बहुत गहराई से उस समय महसूस हुआ जब ग्रेवाल साहब इसको एक्सप्लेन करते थे कि ये समाज परिवर्तन और शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन अलग अलग चीज़ें नहीं है। इसलिए ये प्रेरणा वहाँ से मिली कि समाज बदलना पड़ेगा तब जाके, और समाज बदलने को शिक्षा की ज़रूरत पड़ेगी। ये ज़रूर एक लिंक उभर के आया उस दौरान जो हमें भी समझ पड़ी इस बात की। खैर, लेकिन खुशी की बात यह है कि ग्रेवाल संस्थान को सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है, पब्लिकेशन भी हो रहे हैं, वहाँ सेमिनार भी होते हैं, आज का सेमिनार भी हो रहा है, तो ये ज़रूर एक संतुष्टि देने की बात है। और हो भी रहा है तो मतलब महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले की लाइब्रेरी में हो रहा है, इससे बेहतर और कोई स्थान नहीं हो सकता था ग्रेवाल साहब को याद करने का, और किसान आंदोलन के साथ। तो मैं मूल विषय के ऊपर आऊँ, उस समय मैं अपनी एक दुविधा आपके सामने प्रकट करना चाहता हूँ, और वो दुविधा ये है कि यहाँ बिल्कुल ठोस किसान भी बैठे हैं सीधे तौर पे, जो शिक्षा शायद औपचारिक तौर पे उनको मौका नहीं मिला पढ़ने का, और बहुत बड़े विद्वान भी बैठे हुए हैं, और वो दोनों ही का जो रेंज है बीच का
वो काफ़ी गैप है उसमें। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई भी ऐसी बात करूं जो उनके लिए मतलब कोई मायने नहीं रखती हो किसी के लिए भी। तो शायद मैं उतना कोई वैचारिक विश्लेषण करने की कोशिश नहीं करूंगा किसान आंदोलन का, लेकिन कुछ मोटी मोटी बातें जो सबक के रूप में किसान आंदोलन से उभर के आई हैं उन पे चर्चा करना चाहूँगा, ताकि मेरे जो किसान साथी हैं, बुजुर्ग हैं, उनको भी ये ना लगे कि हमारी उपेक्षा हो गई और पता नहीं क्या बात कर रहे थे ये लोग। तो एक बार चौधरी चरण सिंह आए थे हिसार में, उन्होंने भाषण दिया, आंकड़े बहुत यूज करते थे कुंडू साहब, आप खुद पता इकोनॉमिक्स के। भाषण दे दिया लंबा 1 घंटे का, और वो यूनिवर्सिटी, हमारी यूनिवर्सिटी के पास ही था फंक्शन भी। तो जब वापस जा रहे थे लोग, तो एक जने ने दूसरे को कहा, बोला ये चौधरी लंबा तो बहुत, बोला कुछ समझ में आई? न्यू बोला जो हरलाल नेहरू के मार्के का मानस है अपने कड़े समझ में आओ थी इसकी बात। तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि भाई किसी को कोई चीज़ समझ में ना आए। लेकिन साथियों, 2-4 दिन में नया साल शुरू हो जाएगा, और ये 2022 का जो साल आएगा, ये हमारी आज़ादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे उस बरस में। तो विशेष जरूर एक मौका वो रहेगा पूरा साल हमारे लिए। और खुदा न खास्ता अगर इस किसान आंदोलन की जीत नहीं होती, मैं सोच रहा बैठा तो हम बहुत ही उदास मन से एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कह रहे होते, मुंह लटका के, जो कि कई साल से लटकाए हुए थे। मतलब नए साल की बधाई देते हुए कोई खुशियां चेहरों के ऊपर नहीं थी मतलब। लेकिन इस आंदोलन ने जो जीत दी है, आप ठोस रूप में देखेंगे, चाहे किसी को कुछ नहीं मिला हो, क्योंकि 3 कानून आए थे और 3 वापस हो गए, उनका तो अभी असर नहीं पड़ा था ना, वो तो लागू भी नहीं हुए थे। और इसके बावजूद भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन देश में हुआ है। जो घुटन का वातावरण था, जो निराशा का वातावरण था देश में, उसमें जैसे एक मतलब खिड़की खुल गई हो जिसमें ताज़ा हवा के झोंके आने शुरू हुए, ऐसी रौनक जो है वो कुछ देखने को मिली, और एक आशा का संचार हुआ परिस्थितियों में। कुछ आशा के दरवाजे खुले भारत में तमाम तरीके से। जो लोग अच्छे देश की अच्छी हालत देखना चाहते हैं, उनमें हौसला आया है, आत्मविश्वास बढ़ा है, आंदोलनकारियों की प्रतिष्ठा बढ़ी है। इस आंदोलन की खास बात थी, रुतबा उनका बढ़ा है, उनको इज्जत और सम्मान से देखा जाने लगा। पहले मैं बहुत बार देखता था कि लोग कहते थे कि हम जुलूस निकालते थे, ऐसे टिप्पणियां कर देते थे, इनका ये धंधा है, बोले ये करते रहते हैं ऐसा। लेकिन अब एक भिन्न तरीके की नज़र से हमें देख रहे हैं लोग, और वो सबसे ज़्यादा चिंतित इस बात से थे, 1 साल के दौरान का मुझे ख्याल है, वो हमारे से पूछते भी थे कि ये मोदी मान जाएगा क्या। हम ये कहते थे मनवा के छोड़ेंगे इसको, मानेगा कैसे नहीं। और वो हमारे हमदर्द थे, हमारे से बड़ी मतलब उनका लगाव रखते थे, और वो ये चाहते थे हम जीत जाएं। लेकिन उनको ना बहुत गंभीर चिंताएं थी कि शायद इनकी बात बनेगी नहीं, और वो कह भी दे थे कई तो कि तुम लागते रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे यार सभी कुछ, लेकिन मानना तो कौन है। वो इस चिंता में कहते थे, और हम फिर भी ये कहते थे। अभी कल मेरे को एक बाल काटने वाला लड़का है यूपी का, तो उससे बातचीत हो जाती थी बाल कटवाते हुए। तो
वो हर बार यही पूछता था कि मान नहीं रहा क्या मोदी। और कल मेरे को मिला तो उसने ये कहा, अंकल जी अगर हमारा उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं होता ना तो आपको 2024 तक बैठना पड़ता वहाँ बॉर्डरों पर। ये कहा उसने। मैंने कहा यार तू बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि उल्टे हटने वाले हम भी नहीं थे। ये पक्की बात थी, चाहे कुछ भी हो गया, और कभी दिमाग में नहीं आया कि कोई आधी अधूरी जीत भी हम हासिल कर लें। कभी दिमाग में नहीं आया। जहाँ तक कानूनों का सवाल है, शुरू में ऑफर आए कि कितने ही संशोधन करवा लो, इनमें हम कर देंगे। हमने कहा कि जब मौत का वारंट है उसमें संशोधन कुछ हो ही नहीं सकता, कि आपको फांसी से मौत लेनी है या गोली मरवानी है या तोप से उड़ा दे या जमीन में गाड़ दे, ऐसे किसी चीज़ का हमें मंजूर नहीं है। तीनों कानून वापस चाहिए। ये एक केवल किसान की मांग नहीं रही, ये बाद में चल के बाद में ये उन सब की मांग बन गई, क्योंकि इससे पहले का अगर एक वातावरण देखा जाए, मैं समझता हूँ कि 3 भागों में आप इस बात को कर सकते हैं। एक तो जो आंदोलन से पहले के हालात थे, और एक आंदोलन के, और एक आने वाले समय पे, कुछ 3 भागों में आप अगर बातचीत करें तो किसान आंदोलन शुरू होने से ठीक पहले सीए का आंदोलन था, शाहीन बाग था। वो महिलाएं, मतलब 90-90 साल की महिलाएं और 10-10, 15-15 साल की बेटियां, कितने दिन तक उन्होंने रातें काटी हैं सड़क के ऊपर। वो भी एक ऐतिहासिक आंदोलन था जिसको खत्म कर दिया गया। संविधान के साथ लगातार छेड़खानी हो रही थी, संसद की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, जो संसद में नियम कायदे हैं, मतलब उनकी शिक्षा में बिल्कुल तोड़ मरोड़ करके इतिहास को और यूनिवर्सिटीज़ को, जेएनयू और जामिया जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय बिल्कुल तानाशाही के हमले, हथियारबंद हमले विद्यार्थियों पे हो रहे थे आंदोलनों को कुचलने के लिए। दंगे करवाए गए दिल्ली के अंदर, और सारे देश जानता है दंगे करने वाले कौन है, उनके वीडियो में बाकायदा। इसके बावजूद भी यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां जो है दिल्ली के दंगों में आज तक भी सजा काट रहे हैं। ये सब हो रहा था। बिल्कुल फिरका परस्ती का जहर फैलाया जा रहा था जगह 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 जगह। ये 7 साल से तो खास तौर पर, मतलब इस सरकार की ऐसा नहीं है कि जो खेतीबाड़ी का जो संकट है वो कोई 7 साल से शुरू नहीं हुआ, वो पहले से है। बल्कि 1990 के बाद से तो जिसको हम उदारीकरण की नीतियां, WTO लगा लो, IMF लगा लो, विश्व बैंक लगा लो, उनकी शर्तें आने के बाद, राजेंद्र भाई आगे आ जाओ, आप आगे आइए। जिंदाबाद, आगे आइए, आइए। वो हमारे गुरदयाल सैनी के बेटे हैं, वो हमारे साथ इमरजेंसी में जेल में रहे। आगे आ जाओ राजेंद्र भाई, आ जाओ, आगे आ जाओ। वो किसान नेता भी हैं वो, हाँ। आगे आइए। तो लेकिन 1990 के बाद से ये था, परंतु 2014 के बाद जब से मोदी शासन आया है, उसके बाद से तो सबसे ज़्यादा किसान विरोधी और सबसे ज़्यादा कृषि विरोधी प्रधानमंत्री के रूप में उनको जाना गया। और उन्होंने तो बिल्कुल ऐसे अंधाधुंध ढंग से इसको कारपोरेट सेक्टर के हवाले करने का निर्णय ले लिया। ये एक परिस्थिति थी, लेकिन साथ साथ जो बाकी भी अदारे थे, मतलब हमारे देश की बहुमूल्य परिसंपत्तियों को बेचने का जो एक के बाद एक जिस तरीके से, और अब तो वो नेशनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी जो बना दी,
उसमें तो कोई 6-7 लाख करोड़ रुपया उगाही करनी है चीजें बेच बेच के, यहां तक बात आके खड़ी हो गई। तो उस दौर में और भी ज्यादा खेती का संकट बढ़ गया, और खेती के संकट में जो मुख्य बात थी वो ये थी कि हम जिसको इनपुट आउटपुट कहते हैं, कुंडू साहब को मालूम है, लागत खेती में और आमदनी दोनों के बीच का फासला बढ़ता गया, और जो जो बढ़ेगा कर्जा भी बढ़ता जाएगा और आत्महत्याओं की दर भी बढ़ती जाएगी। ये परिस्थिति विकसित हो रही थी और उसके खिलाफ आंदोलन भी उठ रहे थे। आपको ध्यान होगा कि नासिक से बॉम्बे का जो 2 साल पहले किसानों का मार्च निकला, सारा देश जानता है उसको, इतना बड़ा मार्च था, पैदल हजारों की संख्या में पुरुष और महिलाएं उस मार्च में थे। राजस्थान के अंदर सीकर से जयपुर तक का पैदल मार्च हुआ था, जो कई दिन तक जयपुर में डेरे डाल के रखे, और मंदसौर में गोली चली किसान आंदोलन के ऊपर, 6 किसान शहीद हो गए मध्य प्रदेश में। और ये जिन जिन प्रदेशों में किसान आंदोलन हुए बड़े, आप ध्यान देंगे तो उन्हीं प्रदेशों में सब में बीजेपी हार गई। राजस्थान में हारी, पंजाब में हारी, महाराष्ट्र में हारी, मध्य प्रदेश में हारी, और गुजरात के पूरे देहात में बीजेपी हार गई। अगर एक सूरत शहर बीजेपी को नहीं जिताता तो गुजरात में आज भाजपा की सरकार नहीं होती, और हो सकता है शायद दिल्ली में भी नहीं होती इस देश के ऊपर। पूरा देहात गुजरात का बीजेपी हरा रहा था। ये उन तमाम जगहों के आंदोलनों की एक जो राजनीतिक अभिव्यक्ति हो रही थी, वो इसकी बीजेपी की हार के रूप में दिख रही थी। और ये मोदी को जो चुनौती दी है किसान आंदोलन ने, ये इसी वजह से इसका ज़्यादा महत्व है कि एक भ्रम फैल गया था देश में कि ये अपराजय है, इनविंसिबल है, इसको हरा नहीं सकता कोई मोदी शाह को। ये भ्रम और ये प्रभाव छोड़ने में वो सफल हो गए थे, और इस आंदोलन ने जो उनको झुकाया है उससे वो भ्रम टूटा है, और लोग कहते हैं इसको हराया जा सकता है। उसके पीछे कारण ये है कि केवल किसान दुखी नहीं है, तमाम तबके दुखी हैं। बेरोजगारी भयंकर है, निजीकरण पे निजीकरण, उन तमाम क्षेत्रों के निजीकरण हो रहे हैं जो रोजगार देते हैं। आप रेलवे है, बैंक है, परिवहन है, बीमा है, और तमाम जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं वही तो नौकरी देते हैं, उन सभी का निजीकरण हो रहा है और भयंकर रूप से बढ़ रहा है। और आपको याद है कि जब डिमोनिटाइजेशन हुआ तो कितना बड़ा धोखा देश के साथ किया गया। बाद में पता चला कि वो क्या था कि 99% से ज़्यादा पैसा वापस जमा हो गया है। 6 महीने तक तो उन्होंने ये नहीं बताया कितना वापस हो गया, बोले गिन रहे हैं, अभी गिन रहे हैं। कोई गठड़िया में बांध के थोड़ी आए थे पीछे, तो कंप्यूटर में आ रहे हैं, एक उंगली लगाओ पता चल जाएगा कितने नोट वापस आ गए बैंकों में। गिन क्या रहे हो तुम, ये बताओ। सच्चाई की बात ये थी कि वो ये कह रहे थे काला धन पार हो जाएगा, लेकिन हुआ ये कि काले धन का सफेद धन बन गया, और जिनका बनना था उन्होंने बनवा लिया वो। फिर जो लॉकडाउन हुआ, बिना सोचे बेचारे अचानक कह दिया प्रधानमंत्री ने, बोला जो जहां वहीं रहेगा। तो मैं एक सोशल मीडिया पे चुटकुला चल पड़ा, एक आदमी बाथरूम से बाहर निकल रहा था और टीवी ने कहा जो जहां है वहीं रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। वो बाथरूम में बैठ गया, पता नहीं ये आदेश क्यों दे दिया। तो इस तरीके का एक आदमी कुछ भी कह दे, मतलब इतना केंद्रित कर लिया उसने सत्ता को। सारी कार्य प्रणाली इस तरीके से होने लगी। तो ये एक बैकग्राउंड थी जिसमें असंतोष
फैल रहा था और वो असंतोष जन आक्रोश का रूप ले रहा था। उस मौके के ऊपर 3 कानून आए, जिसको बोलते हैं ना अंग्रेजी में ट्रिगर का काम किया। वो सारी चीज तैयार थी, तिल्ली दिखाने की जरूरत थी, सूखा ईंधन था और वो तिल्ली का काम कर गए ये 3 कानून। और कई लोग सोचते हैं ये अचानक हो गया आकस्मिक आंदोलन। मैं आपको ये कह रहा हूं ये आंदोलन क्या क्या नहीं था। पहली बात तो ये है, आग पे फिर आएंगे। ये आंदोलन आकस्मिक नहीं था, ये मतलब अचानक घटी हुई घटना नहीं है। ये आंदोलन असंगठित नहीं था, ये आंदोलन स्वतःस्फूर्त नहीं था, स्पॉन्टेनियस नहीं था, और ये संयोगवश नहीं हुआ। लेकिन था क्या? बाकायदा इसकी एक पृष्ठभूमि है जहाँ से यह आंदोलन चलते चलते आगे बढ़ा है। 4-5 साल का निरंतर एक इसके पिछवाड़ा है आंदोलन का। एक बात। नंबर 2, ये संगठित था बाकायदा। मंदसौर वाली गोलीकांड के बाद पदयात्राएं निकली, उसके बाद अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति बनी जिसमें 200 से ज़्यादा संगठन थे। और उससे पहले भूमि अधिकार आंदोलन बना जिसने जंतर मंतर के ऊपर पार्लियामेंट लगाई, 2017 की कह रहा हूँ। और वो पार्लियामेंट एक दिन किसानों की थी, अगले दिन महिला किसानों की थी। और उसमें 2 बिल पारित किए हमने, जिसमें एक बिल था वो था भूमि अधिग्रहण कानून के बारे में, और दूसरा बिल था न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार वो मिले। और वो दोनों बिल जब पारित किए जंतर मंतर पे, उस टाइम पर 19 राजनीतिक पार्टियां समर्थन करके गई जंतर मंतर पे आके, देश की 19 के हम आपके साथ। और वो दोनों बिल आज भी लोकसभा और राज्यसभा में दाखिल हैं। एमपीओ ने दाखिल किए प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में, जिसमें ये मांग की गई थी कि एक विशेष सत्र पार्लियामेंट का केवल किसान और खेती की समस्याओं के ऊपर बुलाया जाए, जिसके ऊपर आज तक कोई जवाब नहीं दिया। क्योंकि कृषि कोई केवल किसान का धंधा नहीं है। कृषि, देश की अर्थव्यवस्था कृषि से चल रही है। ये तो बात ठीक है कि पूरी जो अर्थव्यवस्था है हमारी, उसमें 14-15% हिस्सा ही आता है कृषि से। लेकिन कृषि के ऊपर जो रोजगार है वो 60-65% लोगों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार खेती बाड़ी से चलता है। तो अगर इसकी दशा खराब रहेगी तो ये निश्चित बात है कि देश की अर्थव्यवस्था नहीं सुधर सकती कृषि को बाईपास करके। तो यदि हम मतलब ये मांग कर रहे हैं कि आप किसान की दशा सुधारो, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों है, ये एक सवाल पैदा होता है। ये इसलिए है कि किसान वो फसलें पैदा कर रहा है जिसकी देश को जरूरत है। वो अपनी जमीन पर अपना धंधा नहीं कर रहा, अपना बिजनेस नहीं कर रहा। अगर अपना बिजनेस करना हो तो तम्बाकू बो दे अगला, कोई के बिगाड़ लेगा उसका। फीम बो दे भाई, कुछ भी ना बो, कह दे मैं तो आप अपना खाने का बोऊंगा थोड़ा सा। वो देश के लिए पैदा कर रहा है। इसलिए ये व्यवस्था, जब ग्रीन रेवोल्यूशन का टाइम था 1960-65 के अंदर, जब हरियाणा बनने का भी वही समय है, उस टाइम पर यह हुआ कि किसान, हम तो अनाज मांगते थे दुनिया से, और जो अनाज मांगेगा वो 10 बार सलाम करेगा साम्राज्यवादी देशों को, झुकना पड़ेगा अमेरिका के सामने। PL 480 की स्कीम में हम मंगाते थे अनाज। तब यह आह्वान किया कि ज़्यादा पैदा करो। और हमारे ये जो इलाके जिसमें आप बैठे, हरियाणा पंजाब, इसके अंदर बहुत ज़्यादा निवेश सरकार की तरफ से किया गया। उस हरित क्रांति की हरियाली कितने दिन रही या नहीं रही, आप किसी फिर मौके पे बात करेंगे, वो पूरा विषय अपने आप में एक अलग विषय है। लेकिन उस टाइम पर यह है कि सरकार खरीदेगी, सरकार भंडारण करेगी, और एक
न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदेगी, ताकि वो बोता रहे, पैदा करता रहे, उसको घाटा नहीं होना चाहिए। इस वजह से वो शुरू हुआ। लेकिन ये जो 3 कानूनों में एपीएमसी, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट बना, मंडी का कानून, ये 1939 का बना हुआ है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, सिकंदर हयात खां प्राइम मिनिस्टर थे हमारे पंजाब के, और चौधरी छोटू राम उस सरकार में मिनिस्टर थे। उनका रुतबा छोटू राम का उस प्रोविंशियल गवर्नमेंट में इतना था कि बहुत सारे मामलों में ही प्राइम मिनिस्टर ने उनको फुल अख्तियारात दे रखे थे कि आप निर्णय ले सकते हो। तब उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी का कानून बनाया था, जो कि अब जो 3 कानून आए हैं उनसे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया मंडी के बाहर भी व्यापार अनाज का हो सकता है और उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और साथ में ये कह रहे थे कि मंडी भी यहीं रहेगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य भी यहीं रहेगा। हम कहते थे रहेंगे तो यहीं, मंडी भी यहीं रहेगी। कुछ साल तक आग बोलेंगे उसमें, जब बार ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद ये मंडियां भी उन्हीं के पास चली जाएंगी, प्राइवेट जो कंपनियां और कारपोरेट सेक्टर उन्हीं के पास चली जाएंगी। एयरपोर्ट बेच दिए देश के, यहीं है, वैसे तो गए थोड़ी है कि तरह मंडी रहनी थी यहाँ पर। तो एक बाकायदा सोची समझी चाल के तहत ऐसा हो रहा था। अब लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के बावजूद भी वो नहीं मिल रहा था। उसका कारण यह कि लागत मूल्य बढ़ रहे थे, खाद की कीमतें लगातार बढ़ रही थी, बिजली के रेट बढ़ रहे थे, बच्चों की पढ़ाई, मरीज का इलाज ये बढ़ रहे थे, जगह जगह बीज के रेट बढ़ रहे थे। हम जब 1994-95 में ये कहते थे ना कि हम अपना बीज भी नहीं बो सकेंगे, ये हालत आ जाएगी और अमेरिकन कंपनी तय करेंगी, तब लोग मजाक उड़ाते थे, यार क्या बात कर रहे हो, अमेरिका अपना आगे हमारा बीज तो रोक देगा क्या। और अब बीज के लिए मतलब उन कंपनियों पे आज भी निर्भरता है पूरे तौर पर। और अब ये खाद कम नहीं, खाद की कमी जानबूझ के पैदा की जा रही है, सब्सिडी खत्म करके प्राइवेट हाथों में खाद चले जाना है। ये वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, उस टाइम पर खाद के 6 कारखाने बंद हुए थे। ये क्या क्या बंद कर दिए कि विदेश से आने वाला सस्ता पड़ता है, यहाँ बनाना महंगा पड़ता है खाद। तो आहिस्ता आहिस्ता ये उसी दिशा में उसको लेके जाने लग रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जो उस टाइम पर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति बनी जिसमें 250 संगठन थे, उस मौके के ऊपर 2014 में जब मोदी जीता, प्रधानमंत्री बना, तब कारपोरेट सेक्टर ने ये कहा कि 2013 का जो भूमि अधिग्रहण का कानून है ना, उसको बदल दो। अब हम तो जमीन कारपोरेट सेक्टर ले ही नहीं सकता। 2013 के कानून में लिखा हुआ था 70% किसानों की मर्जी होगी तभी उनकी जमीन ली जा सकती है, एक बात। नंबर 2, उपजाऊ जमीन नहीं ली जाएगी। नंबर 3, उसके विकल्प में उनको रोजगार दिया जाएगा, पुनर्वास किया जाएगा, किसान का भी और खेत मजदूर का भी। ये शर्तें लिखी हुई थी। तब कारपोरेट सेक्टर अंबानी अडानी ने मोदी को ये कहा, अब तेरे को प्रधानमंत्री बना दिया, अब इस कानून को बदल दे। 2015 में उसने वो कानून बदलने के लिए लोकसभा में पास कर दिया और ये सारी चीज हटा दी जो किसान के हक में थी। उस टाइम पर फिर आंदोलन चला। उस आंदोलन का दबाव था, राज्यसभा में बीजेपी का बहुमत नहीं था, तो वो 2015 का भूमि अधिग्रहण का कानून का संशोधन खत्म हो गया। पहली जीत वो थी किसान आंदोलन की, जो मोदी सरकार को झुकना पड़ा था, वो पास नहीं होने दिया। ये अलग बात है कि आज हरियाणा में पिछले दरवाजे से असेंबली ने उसमें संशोधन किया है, लेकिन वो भी एक झटका मारा था। उसके बाद 3 कानून जब हुए हैं तो वो 250 संगठन तो वो, और बाकी ये पंजाब वाले जो पहले से एक आंदोलन चला रहे थे, रेल की पटरियों पे बैठे थे, टोल प्लाजा पे बैठे थे, मॉलों के ऊपर बैठे थे, जो कारपोरेट सेक्टर के,
और पेट्रोल पंपों पे बैठे थे। पंजाब में बाकायदा एक बराबर समानांतर आंदोलन चल रहा था उस समय पर 32 जत्थेबंदियों का। और वो अगर आप उसको गौर से देखेंगे ना तो एंटी कारपोरेट फ्रंट जैसी चीज़ थी उसके अंदर बाकायदा। उसको एक हम मॉडल कह सकते हैं कि आने वाले समय में एंटी कारपोरेट फ्रंट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, जो पंजाब के अंदर हो रहा था जो काम वो। और फिर जब ये सच्चाई की बात यह है कि हम 2 दिन के लिए गए थे दिल्ली, 26 और 27 तारीख की कॉल थी। पंजाब वाले ट्रालियों में सामान लेके आए थे कि कई दिन रुकेंगे। हमने ये फैसला किया था अगर पंजाब वाले कई दिन रुकेंगे तो फिर कई दिन ही सब रुकेंगे, अगर वो ये तैयारी करके आ जाते हैं तो। वो तैयारी करके आए थे, लेकिन हरियाणा की सरकार, अब अगर ये फ़र्क हम देखने लगे तो यूपी और हरियाणा 2 प्रदेशों में बीजेपी की सरकारें थी, जबकि राजस्थान और पंजाब में बीजेपी की सरकारें नहीं थी। इसलिए उन प्रदेशों में इतना ज़्यादा दमन नहीं हुआ जो हमारे ऊपर हुआ। हरियाणा में 48,000 मुकदमे बने हुए आंदोलन के। तो हम जब 3 तारीख को मुख्यमंत्री से मिलने गए ये कहने के लिए मुकदमे वापस लो, तो बोला यार ये 48,000 अखबार में तुम दे रहे हो, इतने तो नहीं है। हमने कहा आप बताओ कितने? बोला 32,000 है। तो 32,000 कौन से कम है? फिर वो अफसर बोले बोला जी एक्चुअली 48,000 इसलिए कह रहे हैं कि FIR में ये लिखा होता है कि 10 आदमी और 200 अन्य, वो 200 अन्य में किसी ने भी पकड़ लो से। तो ये मुकदमे इस तरीके के बने और एक कानून बना दिया खट्टर सरकार ने कि आंदोलन में अगर किसी की भी सार्वजनिक या निजी संपत्ति का नुकसान होगा तो उस नुकसान की भरपाई आंदोलनकारी से की जाएगी। और आंदोलनकारी केवल वो नहीं होगा जो सड़क पे झंडा ले रहा, नारे लगा रहा ना, वो भी आंदोलनकारी माना जाएगा जो चंदा देने लग रहा, जो हमदर्दी रख रहा, घर बैठा हुआ भी, उससे भी हो सकती है। ये कानून बन गया। हमने कहा भाई आंदोलन ने आज तक पत्ता नहीं तोड़ा किसी का, लेकिन आप ये बता दो कि सड़क किसने खुदवाई है? सड़क जो पंजाब वालों को रोकने के लिए जो खुदवाई, वो तो मुख्यमंत्री ने खुदवाई हरियाणा की। तो उससे करो वसूली, नुकसान तो उसने किया, हमने तो कोई नुकसान अब तक नहीं किया किसी का। बाकी किसी को लाठी मारी है, किसी के ऊपर उन्होंने वो वाटर कैनन छोड़ी है, या वो भी नुकसान लोगों का किया ही है, इलाज करवाना पड़ा है, सारी बातें हुई। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि ये जो दमन कर रहे थे, यूपी से भी ज़्यादा था हरियाणा का दमन, क्योंकि सारा आंदोलन हरियाणा की भूमि पे तो था। ये जो बड़े दोनों बॉर्डर हैं, सिंघू का और टीकरी का, ये सोनीपत और बहादुरगढ़ में थे। दूसरा ढांसा का बॉर्डर इधर ही था, टोल प्लाजे तो थे ही। तो इनकी योजना ये थी कि पंजाब वालों को आने ही ना दो, और वो रोक दिए थे, मतलब ज़्यादा देर नहीं रोक पाए वो, क्योंकि जब पंजाब के एंट्री होने लगी तो हरियाणा के किसान बॉर्डरों के ऊपर साथ के साथ आ गए, और जो बैरिकेड लगे हुए थे वो तोड़ दिए। भारी भारी बैरिकेड ट्रैक्टरों से उठा के नहर में फेंक दिए किसानों ने। ये इतना बड़ा उनका वो विफल किया। फिर आगे भी, आगे से आगे ये होता रहा। आखिर में ये निर्णय हो गया भाई जहां अब दिल्ली में घुसने से अगर पुलिस रोकती है तो हम वहीं बैठ जाएंगे। ये डेरे इसलिए वहां लगे थे, कोई अपनी इच्छा से नहीं लगे, उन्होंने रोक रखा था, नहीं तो ये जंतर मंतर और उधर जरूर जाते रामलीला ग्राउंड में। तो उनके रोके हुए थे, जिसके बारे में बार बार ये प्रचार हुआ कि ये देखो किसानों ने रास्ते रोक रखे। 3 दिन तक तो वो दीवार नहीं टूटी पुलिस से जो उन्होंने बना रखी थी टीकरी के ऊपर। हमने कहा सुप्रीम कोर्ट से पूछो कोई कि किसने बंद कर रखे थे, अब पता चल जाएगा। लेकिन कहने की बात ये है कि वो इतना बड़ा एक अपने आप में करिश्मा था।
कि इस तरह सारा सामान लेके बैठ जाना बॉर्डर पे कि यहीं रहेंगे। झोपड़ियां बन गई, टेंट बन गए, कई तो पक्के बन गए। हर एक से एक कमाल, दुनिया का पहला अजूबा है इस तरीके का आंदोलन जो किसी ने देखा नहीं। वही खाना बन रहा है, कपड़े धो रहे हैं, और पता नहीं आंदोलन में इतनी ऊर्जा होती है कि वो क्या पैदा कर दे इसका कोई अंदाजा नहीं हो सकता। जूते मुरम्मत करने वाले बैठ गए, बोले किसी से पैसा नहीं लेंगे हम जूते मुरम्मत करने का, पॉलिश कराओ, जूते गटवाओ, कुछ कराओ। सिखू बॉर्डर के ऊपर एक महिला विधवा और एक सरदार जी टेलर की दुकान खोल ली, बोले सिलाई का पैसा नहीं लेंगे हम, कपड़ा खरीद के दे दो, जो कुछ सिलवा लो, कुर्ते पजामे, आपसे पैसे नहीं। ये जो स्थिति है। और पंजाब के बड़े नेता एक रोहतक में 10-12 दिन पहले आए थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। वो बोले जब हम पहले दिन जाके बैठे टीकरी बॉर्डर पे तो काले रंग की चाय पी थी बिना दूध की, और अगले दिन इतना दूध आ गया कि बर्तन कम पड़ गए, हम डलवा नहीं सकते थे। हरियाणा का ये योगदान है इस आंदोलन का। और 1 साल के बाद जो परिवर्तन आया वो कि जाते हुए जब थे तो लाठियां बरस रही थी, वापस आए तो फूल बरस रहे थे 1 साल के बाद। ये दिखाता है कि कितनी बड़ी थी। उन्हीं नेता ने ये कहा, हमारे ऊपर जो लाठियां लगी उनको हम भूल सकते हैं, मुकदमे बने भूल सकते हैं, खालिस्तानी कहा हमें भूल सकते हैं, लेकिन जो हरियाणा ने फूल बरसाए हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते इस बात को। और उन्होंने लाख कोशिश कर ली हरियाणा और पंजाब को लड़ाने के लिए। अभी वो राजेंद्र भाई सवेरे बता रहे थे मेरे को बड़ी हंसी आई इनकी बात पे। यहाँ का जो एमपी है उसने दिसंबर महीने में 1 साल पहले एक मीटिंग बुलाई, किसानों को लेके आओ, SYL का मुद्दा उठाएंगे। तो वो ये भी उस मीटिंग में गए। उन्होंने कहा कि भाई SYL का मुद्दा उठाएंगे, बताओ कौन कितने कितने आदमी लाएगा, ये सरपंच भी है। तो कोई बोला मैं 200 ले आऊँगा, कोई बोला 400 ले आऊँगा, ये है वो है। ये बोले मेरे को ये तो पता नहीं आएंगे कितने, पर मैं को नहीं आऊँगा। तो उसको गुस्सा आ गया MP को। बाद में वो क्या बोले राजेंद्र, वो बताना एक बार। वो बोले आप मेरी बात से प्रभावित नहीं हो रहे। बोला राजेंद्र खड़ा हो जाइए, बोले हाँ जी खड़ा हो गया। बोला तू न्यू बता दे मेरे तो प्रभावित क्यों नहीं हो रहा। मतलब कितनी विचित्र बात है कि प्रभावित क्यों नहीं हो रहा मेरे तो। बोला तू चला जा, बोला मैं चला तो जाऊंगा, फिर तू मेरे दोहराओगा एक दिन जरूर, मैं तो चला जाऊंगा। ये हालत देखो आप कि SYL का इस्तेमाल वो करने की अभी भी 5-7 दिन से दोबारा ये बात उठने लगी है। SYL की कुछ खाप खूपों की बाद में आप चर्चा करेंगे उसकी, लेकिन ये कोशिशें उन्होंने करी इस तरीके की। और वहाँ पर लोग कहने लगे कि जब पत्रकार उनसे पूछते थे बॉर्डर के ऊपर कि भाई ये SYL का सवाल उठा रहे खट्टर, बोले आंदोलन जीतने के बाद हम आपस में अपना फैसला खुद कर लेंगे, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोला तुसी पंजाब के कहने लगे हरियाणा दे लोग जब सानू बड़ा भरा कहते हैं ना तो छाती चौड़ी हो जाती है साड़ी। एकता हो गई, गए जिस दिन 2 थे 1 साल के बाद 1 होकर आए वहां से। ये बहुत बड़ा परिवर्तन एक आया। दूसरा बड़ा परिवर्तन है महिलाओं का, जो इतने बड़े आंदोलन में ऐसी बात नहीं है कि महिलाएं पहले नहीं जाती थी, जाट आरक्षण में भी जाती थी, लेकिन बाकी जगहों पे उनको ले जाया जाता था। इस आंदोलन में खुद आई है और किसान बन के आई है, ये कह के कि हम भी किसान हैं। ये किसान की पहचान स्थापित हुई और उससे महिला का मान सम्मान बढ़ा है बहुत।
लोगों की नज़रों में। और उससे इतना परिवर्तन आया है कि हम 19 तारीख को एक कार्यक्रम कर रहे थे रोहतक में, किसान आंदोलन का ही। तो एक बंदे ने माइक से ये घोषणा करी कि भाई इधर चाय भी रखी हुई है, जिस भाई ने चाय पीनी हो तो उधर जाके पी लेना। तो एक महिला खड़ी होकर बोली, बहन कहाँ जाएंगी? मैंने कहा ये आंदोलन का असर है। अब वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। फिर उसको बोला, माफ करना, बहन भी वही पिए। बोला जिस भाई ने पीनी हो उधर चला जाए। ये जो अपनी उसने उपस्थिति दर्ज कराई है, ये एक ऐसा पहलू है जो आंदोलन के साथ खत्म, इस आंदोलन के साथ कुछ भी खत्म नहीं हुआ। बहुत चीज़ों में एक बदलाव आया है, जिस बदलाव को अगर हम सचेत रूप से कोशिश करें तो आगे बढ़ाया जा सकता है। और उसमें एक ये महिला वाला पक्ष भी है। इसको जाटों का आंदोलन कहने की कोशिश की गई। हमारे बद्दोवाल नरवाना में एक टोल प्लाजा है। उस टोल प्लाजा को हमारे साथी इंचार्ज थे उसके, किसान सभा वाले। एक दिन औरत संचालन करती थी स्टेज का, एक दिन आदमी करता था, बदल बदल कर। बहुत सफलता से संचालन किया महिलाओं ने उसका। उस टोल प्लाजा पे 1 लाख रुपया चमार बरादरी के नाम से जमा करवा के गए, चंदा इकट्ठा करके कि हमारा ये लो। वाल्मीकियों की चौपाल बन रही थी, वो चौपाल बीच में छुड़वा के 11,000 रुपये इकट्ठे करके बुद्धवाल टोल प्लाजा पे दे के गए। अभी उन्होंने हमें बताया सेसी समाज कितना छोटा होता है, घर भी नहीं होते उनके, गांव भी नहीं है, कभी कहीं बस जाते हैं कभी कहीं। सेसी समाज वाले 1100 रुपये इकट्ठे करके टोल पे चंदा देते थे। अब मैंने उनसे पूछा, भाई ये हुआ कैसे, ये बताओ। बोला हमने उनसे संपर्क किया और उनको ये बताया कि ये आंदोलन केवल किसान का नहीं है, आप सबका भी है। अगर सरकार अनाज नहीं खरीदेगी तो भंडारण नहीं होगा, भंडारण नहीं होगा तो राशन की दुकान में अनाज मिलना बंद हो जाएगा। ये इसलिए उनका भी हित इसके साथ जुड़ा हुआ है। इस बात को वो लेके मैं अपने तजर्बे की बात बता रहा हूँ। एक स्टैच्यू रखा था हमारे टेंट में, टीकरी बॉर्डर पे एक बंगाल के कारीगर ने बनाया। और उसमें वो जो बुत बना रखा है, उसमें एक आदमी अपने कंधे पे अपने दूसरे किसान की लाश ले रखी है उसने। जिसकी लाश ले रखी है वो पंजाब का किसान है, पगड़ी भी है, दाढ़ी भी है, और दूसरे हाथ में हल है उसके। और वो जो आदमी लाश लिए हुए है कंधे पे, वो चौधरी छोटूराम की तस्वीर बना रखी है उसके ऊपर। तो जिस दिन आंदोलन खत्म हुआ, टीकरी बॉर्डर के साइड में वो रखा हुआ था स्टैच्यू बुद्ध, हमें वो वापस लाना था। तो एक रेडी वाले से हमने बात की, हमने कहा भाई ये वहाँ लेके चलना है 795 नंबर खंबे के पास। वो बोला ले चलूँगा जी। तो बोले कितने पैसे लोगे? इसके पैसे नहीं लूँगा, मुफ्त में लेके। मजदूर और उसको जो फोटो खिंचवा रहे थे वहाँ पे, उसको उठाने से पहले उसके ग्रुप फोटो हो रहे थे। वो नारा लगाते हुए बोले किसान एकता। तो वो मजदूर खड़ा था, रेडी वाला बोला मजदूर कहाँ गया? तो मजदूर का फिर किसान मजदूर एकता जिंदाबाद का नारा लगा। ये 26 तारीख को पहले दिन जब हम जाके वोट करते थे, उसने पूरे देश में उस दिन मजदूरों ने हड़ताल करी थी किसानों के समर्थनों की। बहुत बड़ा योगदान मजदूर का इसके अंदर। ये महिलाओं का, मजदूरों का, नौजवानों का भी बहुत बड़ा। कोई अखबार निकाल रहा है, कोई वॉलंटियर बना हुआ है, कोई कुछ कर रहा है। और लंगर की व्यवस्था हम अंदाजा नहीं लगा सकते थे कभी। पंजाब में बहुत पुरानी परंपरा है, लंगर की परंपरा हरियाणा में नहीं थी। जींद में शुगर मिल के सामने एक लंगर चला, खाना खाया, पंजाब के आने जाने वाले खाना खाते।
और कोई हमें अगर ये कहता, जो अखबार में प्रचार होता था कि वापस ज्यादा जाने लगे पंजाब की तरफ और बॉर्डरों पे कम आ रहे, तो हम अपने लंगर से पूछते थे कि जाने वाले कितने, आने वाले कितने, वो बता दिया करते बराबर है कोई कम ज्यादा नहीं, वहां से पता चल। और कमाल की बात यह है, पंजाब वाले उस लंगर में चंदा देना चाहते थे, 1 रुपया भी कभी, बोले आपसे चंदा नहीं लेंगे हम, बिल्कुल भी पंजाब वाले खाना लंगर छकेंगे, चंदा नहीं लेंगे आपसे, सारा चंदा। बोला कितने के दिन चलेंगे लंगर? मैंने कहा लंगर वाले से पूछना। तो एक महिला बैठी थी लंगर पे, पंजाब की। बोला बीबी कितने के दिन और चलूगा लंगर? बोली 550 साल से तो रुका नहीं, आगे गुरु नानक देव की मर्जी। जब वो करनाल का आंदोलन चला कुछ दिन, बोला अमृतसर के अंदर कई साल पहले की बात बताई, बोला हमारी कोई बड़ी मीटिंग होनी थी, उसमें 25-30 हजार लोग आने थे। तो लोगों ने कहा भाई वहां समाचार नहीं हुआ आरएसएस का, के लोकल लोग दुखी आंदोलन से उठाना चाहते, जुलूस निकालेंगे। वहां के लोकल लोगों ने बता दिया, बोला जी ये जुलूस की कह रहे हैं, कोई हमारा नहीं है, इनमें से आरएसएस के पता नहीं कहां से लेके आए, और बिल्कुल नहीं निकालने देंगे। बोला हम निकालेंगे जुलूस। उतना ही, उनको ये नहीं मालूम जत्थेबंदी कौन सी कहाँ कैसी भी है। और कई तो ऐसे भी थे लगा रखे झंडे, हरे भी सफेद भी, और फिर भी कह देते थे लाल झंडा देना जी। हमने कहा लगा तो रखा है तुमने दूसरा, नहीं इससे सजावट हो जाएगी। तो अभी उन बहुत सारे लोगों को संगठित होना पड़ेगा और महिलाओं को संगठनों में लाना बहुत जरूरी है। अगर इस प्रभाव को आगे समाज में कुछ और बेहतर की तरफ ले जाने की बात है अभियान को, तो उसके लिए महिलाओं को निर्णय लेने की कमेटियों में रखना बहुत जरूरी है, प्रतिनिधित्व देना। अब उनमें उसकी एक उभार उनके बीच में ऐसा है, तो ये फर्क अब। लेकिन वहाँ भी हम देखते थे जो स्टेज के आगे बैठते हैं सिंह और टीकरी पे, उसमें मेरे ख्याल में तो 90% लोग पंजाब के ही होते थे। और हमारे वाले काफ़ी जगह उस कांग्रेगेशन में बैठने की जो पंगत और संगत पंजाब के अंदर है ना, वो पुराना उनका रिवाज है कि आदमी औरतें गुरुद्वारे में भी दूसरे मौक़ों के ऊपर भी बैठे हैं और प्रवचन सुन रहे हैं। हमारे यहाँ कई लोग ना एक बार तो जरूर जानते हैं, फिर कहते चलो चलो कुछ ना है हाँ, ताश तूश भी खेलते, बहुत सारे मिल जाया करते। अपेक्षाकृत पंजाब वाले उतने ताश वाश नहीं खेलते, मिलते थे 6 घंटे 3 घंटे, चलो 6-4 घंटे। बहुत सारे लोग उनके सुनने में रुचि रखते थे। और इस बार सीखने को बहुत कुछ था। अलग अलग मौक़ों पे जो महिलाओं का आपने कहा जब मनाया गया, ऐसे ही उन्होंने मतलब जैसे मान लो पगड़ी संभाला आंदोलन 1906-7 का, उसकी बरसियाँ मनाई गई तो सरदार अजीत सिंह के बारे में पता चला। पंजाब की और बहुत सी रिवायतें, बिरसा मुंडा कौन थे, आदिवासियों के विद्रोह कैसे थे, ये सीखने को बहुत सारी चीज़ें आयोजित की गई एसकेएम की तरफ से। वो एक अच्छा पक्ष था। हाँ जी, छोटा सवाल है। अब जैसे मैम ने कहा कि पैट्रियार्की सोसाइटी में है, तो मैं सर से पूछना चाहता हूँ सर, जो लखबीर सिंह की जो हत्या हुई सर वहाँ पे, क्योंकि सर एक हद के लिए मान लीजिए सभ्य समाज में इस तरह के तांडव किया गया सर, सरेआम मार कर काट दिया गया। यदि कोई एक बच्चा वो किसान होता तो उस पर क्या संयुक्त किसान मोर्चा ऐसे मुँह करता? नंबर 1 बात है। दूसरा अभी मोदी सरकार ने 21 साल की एज की है, 21 साल मैरिज की, हाँ मैरिज की एज 21 की है, 18 से। मीडिया में कल परसों एक ना सर एक खाप पंचायत में बड़ी नेता का बयान आया है कि 21 साल करने के बाद ना जो लोअर कास्ट के जो बंदे हैं कि भाई वो गदर मचाएंगे सोसाइटी में। तो मेरा सर ये जानना चाहता हूँ कि पैट्रियार्की प्लस कास्टिज्म में खाप और संयुक्त किसान मोर्चा ग्रास रूट पर कहाँ पहुँचा है? नंबर 1 बात। सर दूसरी बात जो ये आपने कही कि ऐसा होता ही है जो चलता है, लेकिन आप क्यों नहीं चल रहा है, ये सवाल
सवाल है सर। और दूसरी बात सर, इस कॉन्टेक्स्ट बात ये हुई कि जैसे ना गाँव में पहुँच गई थी कि हर घर मोदी, घर घर मोदी। इस आंदोलन ने एक बात साफ रखी कि भाई गोदी मीडिया के बारे में पता चला, ये सबसे बड़ी मैं प्लस पॉइंट मानता हूँ कि गोदी मीडिया के लोगों को पता चला, अनपढ़ आदमी को पता लगा, अरे भाई घोड़ा है वो, मतलब चलो ये अच्छी बात है। लेकिन आप इस बात पर क्या कहना चाहेंगे लखबीर सिंह की हत्या पर? आपकी ना अगर सारे सवालों को आप डील करें तो एक लेक्चर और चाहिएगा, इसकी सीमा है। लेकिन आप ऐसा लेक्चर को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। पर आपने वो जो लखबीर की हत्या वाली बात कही, वो ना तो संयुक्त किसान मोर्चा का पार्ट थे, वो जो निहंग जत्थेबंदी है वो एसकेएम में नहीं थे, बैठे हुए भी अलग थे। और एसकेएम ने उसकी निंदा करी उस घटना की, और ये मांग की कि कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए, एक बात। नंबर 2, आज जब मुकदमे वापस लेने की बात है तो ये मांग बिल्कुल भी नहीं है कि वो मुकदमा भी वापस ले ले कोई, जो हत्या का मुकदमा है। तो उसके ऊपर तो ये स्टैंड एसकेएम का क्लियर कट रहा। दूसरा जो आप खापों की कह रहे हो इस एज को लेके, मतलब अब बात ये है कि महिलाओं की शादी की उम्र इसलिए वो बढ़ाने की बात करते हैं कि उस समय तक महिला प्रजनन करने में और अपनी अच्छा बुरा सोचने में ज़्यादा सक्षम होती है। आपको पता है मोदी को कोई इतनी फिक्र नहीं है कि महिलाएं सक्षम हो जाए, और इसलिए उन्होंने ये मतलब 21 साल की कर दी होगी 18 से। ना ये मांग थी किसी की, और ना 18 से 21 करने से महिला सशक्त होने वाली है। अगर आप यूनिवर्सिटी में तो पढ़ते होंगे ज़रूर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पढ़ते हैं ना? हाँ, आप ये पता करना कि यूनिवर्सिटी में कितनी लड़कियां ऐसी हैं जिनकी शादी हो चुकी है ही नहीं, और वो 19 से ऊपर 21 से ऊपर है सारी। क्यों नहीं करती? 25-25, 26-26 साल के, क्योंकि वो शिक्षित हैं, क्योंकि वो सशक्त हो गई है। उनको किसी ने नहीं कहा 18 साल की होते ही शादी कर दो। तो जानबूझ के जुमला फेंका गया लोगों को विभाजित करने के लिए। और जहाँ तक खापों का विरोध करने का सवाल है, मतलब हम भी इस पक्ष में नहीं है कि कोई शादी की उम्र बढ़ाने घटाने से महिला का सशक्तिकरण हो जाएगा, और ना ये किसी ने मांग कर रखी है, महिला आंदोलन की भी मांग नहीं है। लेकिन हमारा जो विरोध है वो अलग है, और जो खाप का विरोध है वो अलग कारण से है। वो तो ये कह रहे हैं कि 18 के बाद हम लड़की को घर में रख ही नहीं सकते सुरक्षित। पहली बात तो ये बताओ खतरा किससे है, और वो खतरा क्यों है? फिर तो लड़की बोझ बन गई। दूसरी बात ये है कि उसका घर है, वो आपको किस लिए रख रहा हो? अपने घर में रह रही है वो, आप क्यों नहीं उसको एक मतलब नागरिक मान रहे, अपने परिवार का सदस्य मान रहे? तो उनका जो विरोध है वो बिल्कुल भिन्न कारणों से है, और हमारा विरोध भिन्न कारणों से है। उसके बारे में तो मैं इतनी कहना चाहता हूँ। बाकी अब ये है कि खाप तो खाप ही है भाई। देख, जातिवादी संस्थाएं हैं, वो आंदोलन में समर्थन कर रही थी, उन्होंने बहुत योगदान दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये अलग से एक विषय है कि उनकी पार्टिसिपेशन के क्या इम्पैक्ट पड़े होंगे। और आज अगर वो दूसरी तीसरी बातें मान लो इस रूप में, वो केवल लड़की की शादी की उम्र पे विरोध नहीं कर रहे, वो ये भी कह रहे हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन करो कि इन परिस्थितियों में शादी जो है वो अलाउड नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम ये मानते हैं कि दो व्यक्ति जो अडल्ट हैं, मेल फीमेल, उनको अपने जीवन के बारे में शादी का निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। तो वो अधिकार संविधान ने उनको दिया है। कोई भी ऐसी मांग जो उस अधिकार को छीनती हो या प्रभावित करती हो, वो उचित नहीं। फोटो तो मैं निवेदन करूंगा कुंडू साहब से। कुंडू साहब का एक लेक्चर हमने गरेवाल संस्थान की ओर से करवाया था किसान संकट के बारे में। वो बहुत ही खूबसूरत और ढंग से इनको फॉर्मुलेट किया हुआ है, वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। मैं निवेदन करूंगा कुंडू साहब से कि वो इस व्याख्यान के बारे में बोलें और बहस की शुरुआत करें। और जो साथी बोलना चाहते हैं उनसे भी निवेदन है कि वो अपना नाम मेरे को बता दें ताकि मैं उनको बुला सकूं। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अध्यक्ष मंडल की ओर से
और सभी साथियों की ओर से साथी इंद्रजीत जी का स्वागत भी करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ इस शानदार वक्तव्य के लिए। साथी इंद्रजीत जी एक बहुत ही मंजे हुए, जनता से जुड़े हुए और प्रभावशाली वक्ता हैं। उनकी बात को दोहराना, उनके कहे गई बात को के प्रभाव को कम करना है। उन्होंने बहुत शानदार भूमिका दी किसान आंदोलन की और जो वर्तमान चल रहा किसान आंदोलन। मैं समय सीमा को देखते हुए बहुत ही संक्षेप में इस किसान आंदोलन से जो चल रहा है अभी, इससे क्या अभी तक सीख मिली हैं और आगे क्या चुनौतियां हैं, ताकि आप उस पर बहस कर सकें। जैसा कि हम बार बार सुनते हैं और सही सुनते हैं कि किसान आंदोलन स्वतंत्रता के बाद भारतवर्ष का सबसे बड़ा आंदोलन था, जिसकी गूंज देश विदेश तक गई और व्यापक समर्थन भी मिला। तो क्या क्या हम सबक सीख सकते हैं इससे? पहला सबक तो जो हमारे राजनेता हैं उनकी पार्टीज के लिए है कि लोकतंत्र होता क्या है। लोकतंत्र का अर्थ ये नहीं है इलेक्शन जीतो और बहुमत से निर्णय करो, थोप दो। लोकतंत्र का जो सार तत्व वह संवाद है, पक्ष और विपक्ष के बीच में संवाद पैदा करके एक सहमति से निर्णय ले। ये किसान आंदोलन ने हमें सिखाया। उनके आपस में मतभेद थे, लेकिन सहमति और असहमति के बीच उन्होंने संवाद स्थापित किया और बेहतर फैसले किए और एक साझा नेतृत्व पेश किया। ये हमारे राजनेताओं के लिए और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। दूसरी सीख जो है हमारे आंदोलनकारियों के लिए भी है। आंदोलन की ताकत और उसके प्रति समर्थन जो है वो मुद्दों पे डिपेंड करता है। आपकी मांगें क्या हैं? क्या आपकी मांगें जायज़ हैं तो वो मांगें हक बन जाती हैं। साड़ा हक एथी रख, ये किसान आंदोलन सिखाया, क्योंकि उसकी मांगें जायज़ थी। और तो अगर मांगें जायज़ होती हैं यानी उन पे हक जताया जा सकता है, तो आप पूरे उत्साह के साथ निर्भीक होकर के ललकार के साथ मांग सकते हैं, मोदी जी तेरी तोप कड़े से हम दिल्ली आ गए। ये एक कोई आम आदमी बात नहीं कह सकता। उस पर आत्मविश्वास है, उसको पूरा भरोसा है कि जो तू कह रहा है वो सही बात कह रहा है। और जैसा कि साथी इंद्रजीत ने भी उसकी ओर इशारा किया, ये सरकार के लिए, लोकतांत्रिक सरकार के लिए ये भी एक सीख है। एक लोकतांत्रिक सरकार के लिए अहम हठधर्मी नहीं चल सकती, अधिनायकवाद नहीं चल सकता। एक मीडिया को भी सीख दी, उसको लताड़ा, उसको औकात दिखाई और बता कि पत्रकारिता के मतलब क्या होते हैं। पत्रकारिता का मतलब सच को तोड़ मोड़ना या उसको छुपाना नहीं होता, उसको उजागर करना होता है। और जैसे कि भाई इंद्रजीत ने बताया कि जो कारपोरेट सेक्टर है, जो पूंजीपति हैं, उनको भी एक सीख दी है। दो तरह के पूंजीपति होते हैं। एक होते हैं जो उद्यम से अपना धन कमाते हैं, जो दूरदर्शी होते हैं,
विकास की नई संभावनाएं तलाशते हैं, अपने सपनों को आकार देते हैं अपनी क्षमता के आधार पर, अपनी दूरदृष्टि के आधार पर। और एक होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्राउनी कैपिटलिस्ट, साठ गांठ करके धन कमाते हैं, सरकार से मिली भगत करके धन कमाते हैं। तो आप देखोगे ये जो किसान लोग थे, टाटा, बिरला और जमुना दास का तो नाम नहीं लिया उन्होंने उनको चुना जो कि साठ गांठ के सरकार के साथ साठ गांठ कर रहे थे। तो ये भी उनके लिए सीख है, जो कॉरपोरेट सेक्टर है उसके लिए भी सीख है। और एक और सबसे बड़ी सीख जो है, जो हमारे यानी कि जो कट्टरपंथी है, उनको बताया कि हिंदुस्तान की जो असली संस्कृति है वो मिली जुली संस्कृति है, और किसानी संस्कृति जो है इसका सबसे उत्तम उदाहरण है। किसान आंदोलन केवल संघर्ष का आंदोलन नहीं था, बल्कि किसानी संस्कृति का मंचन भी किया उसने। कलाकार आए, साहित्यकार भी आए, उसमें खिलाड़ी भी आए, अपना अपना हुनर दिखाया, जनता को जोड़ा और दिखाया, वहाँ पे अपनी ताकत दिखाई। आप देखेंगे कि देखते देखते वो एक किसानी संस्कृति का एक महाकुंभ बन गया, जिसमें हिंदू, सिख, मुस्लिम आए, टोल प्लाजा उसके और दिल्ली के बॉर्डर जो थे पावन घाट बन गए, उस पर डुबकी लगाई, पक्के किसान बन गए, पंच प्यारे होके गए वो। क्या वो जिसको हम कहते थे नस्ल बचानी है और फसल भी बचानी है, तो वर्तमान जो पीढ़ी थी वो पक्की बनी, पक्के किसान बने। और एक बात जो इंद्रजीत जी ने बताई, बहुत बड़ी मात्रा में महिलाएं आई वहाँ पे और बुजुर्ग भी आए। तो ये इस बात का बीमा है कि किसानी संस्कृति केवल वर्तमान पीढ़ी तक ही सीमित नहीं रहेगी, आगे भी चलेगी, क्योंकि ये हमारे बुजुर्ग ही हैं, हमारी माताएं ही हैं, बहनें ही हैं, जो कि पीढ़ियों को संस्कारों से पोषित करते हैं। तो किसानी के लिए एक बीमा भी था। तो कुल मिलाकर हरियाणी भाषा में कहूँ तो किसानी आंदोलन जो है वो एक बहुत ढूंगी पैड़ छोड़ गया भाई। यानी इसके जो पदचाप हैं बहुत गहरे हैं, ये मिटने वाले नहीं हैं। कोई भी साहित्यकार, कोई भी इतिहासकार, कोई भी राजनेता इनकी अवहेलना नहीं कर पाएगा। ये अब तक की लड़ाई थी, आगे कुछ चुनौतियां हैं हमारे सामने। अभी तक तो उन्हें केवल 3 कानून ही वापस करवाए हैं, असली लड़ाई तो अब शुरू है। एमएसपी का मुद्दा है, तो एमएसपी का दायरा हमें बढ़ाना होगा। ये हमारी सबसे पहली मांग होनी चाहिए कि अभी तक ये धान और गेहूं की खरीद हो रही थी, जितनी से अधिक जितनी फसलें हैं उसके दायरे में लाई जाए। एक मिथ्या धारणा फैलाई जाती है, इससे तो हिंदुस्तान देश जो है दिवालिया हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात तो ये है कि कुल उपज का 1/3 भाग तो किसान स्वयं ही उपभोग कर लेता है, उसको मंडी तक पहुंचता ही नहीं, उसको खरीद की जरूरत नहीं है। दूसरी बात जो है, हमें केवल आपातकाल के लिए चाहिए भंडारण जो है बफर स्टॉक, और एक है सार्वजनिक वित्त प्रणाली के लिए चाहिए, गरीब जनता के लिए चाहिए। तो ये एक बड़ी सीमित सी मात्रा है, बाकी को आप भावांतर के साथ जोड़ सकते हो। भावांतर जो का जो योजना है उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि इससे
परिवहन लागत भी बचेगी, भंडारण लागत भी बचेगी, रख रखाव का भी के ऊपर लागत जो आती है वो भी बचेगी। तो ये एक व्यवहारिक हो सकता है कि व्यवहारिक व्यवस्था हो सकती है, लेकिन इसके लिए हमें कुछ नई संस्थाएं बनानी पड़ेंगी, कुछ नए इंतज़ाम करने पड़ेंगे। तो जो हमारी कमेटी है, समिति जो बनाई गई है या एमएसपी के ऊपर, तो भाई इंद्रजीत जी भी उसके सदस्य रहेंगे या किसान भी सदस्य रहेंगे। तो हमारा जो ध्यान है इस पे होना चाहिए। ये एमएसपी तो जो है कि ये भाव की गारंटी देता है। एक और भी जोखिम है किसान के सामने, वह मौसम का जोखिम। तो एक कारगर बीमा योजना भी होनी चाहिए हमारे पास। अभी तक की जो बीमा योजना है वो सरकार ने अधिकृत करती है, ये कंपनियां बीमा कर सकती हैं, और किसान की ना तो आकलन में नुकसान कितना हो उसके आकलन में कोई भागीदारी है और ना उसके नुकसान की भरपाई में कोई भागीदारी है। तो यहाँ में निश्चित करना होगा कि जो भी बीमा योजना बने उसमें सरकार, इसमें किसानों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन चाहे ये बीमा योजना हो और चाहे ये एमएसपी हो, ये तो हमें कि लागत की गारंटी कि आपकी लागत आपको मिल जाएगी, उसकी गारंटी देते हैं। अब हमारा अगला फोकस जो होना चाहिए वो इनकम बढ़ाने पर होना चाहिए। जैसे भाई इंद्रजीत ने बनाया C2 + 50% जो है। NSSO का डाटा ये कहता है कि किसान परिवार की जो कुल आमदनी है वो केवल 40% ही क्रॉप से आती है, फसलों से आती है, बाकी 60% तो दूसरे स्रोतों से आती है, जैसे पशुपालन है या मुर्गी पालन है या मछली पालन है या दूसरे व्यवसाय है जो कृषि से जुड़े हुए हैं। तो अगर आपको फसलों पे 50% लाभ मिल भी जाता है तो आपकी आमदनी 20% ही बढ़ेगी, क्योंकि आपकी कुल आमदनी में से केवल 40% ही आपको फसलों से मिलता है। तो जो किसानों के जो किसानी से जुड़े दूसरे व्यवसाय हैं उनकी ओर फोकस करना होगा हमें, और हमें यहीं तक नहीं सीमित रहना। हमें जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, यानी किसान का जो उत्पादन है उसके आगे उसमें किस तरह से मूल्य संवर्धन हो, जिसको हम वैल्यू एडिशन बोलते हैं, उस पर भी ध्यान देना होगा। कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर हम फार्मर के प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं और इस प्रकार से हम जो मूल्य श्रृंखला है उसका भाग बन सकते हैं। जो प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमें इनको प्रोत्साहित करना पड़ेगा। इसके साथ ही हमें जो एक्सपोर्ट की संभावनाएं हैं वो भी तलाशनी होंगी, और इसके लिए हम किसानों को कुछ विशेष प्रयास करने पड़ेंगे। हमें लागतें घटानी पड़ेंगी और साथ में गुणवत्ता बढ़ानी पड़ेगी। जब तक हम ये नहीं करेंगे हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमें कंपटीशन के में भी करना पड़ेगा। कुछ सलाहकार समितियां बनानी पड़ेंगी हमें, जो किसानों को गाइड करे कि फसलों का सही फसलों का रोटेशन क्या है, किस फसल के बाद कौन सी फसल बीजनी है, किस अनुपात में हमने इनपुट्स यूज करने हैं, खाद पानी जो है कैसे कितने करने हैं। तो इन सब बातों के ऊपर उनको सलाह देनी होगी, और जो किसान लोग जो हैं उस समिति के मेंबर होने चाहिए। एक्सपर्ट समितियां बनाए जाएं जिसमें किसान भी उसके मेंबर हों। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि किसान की
आमदनी को बढ़ा सकती हैं। और दूसरी बात, जो आखिरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, वो ये है, इसके लिए हमें और अधिक समर्थन जुटाना पड़ेगा। वैसे तो किसान आंदोलन का काफ़ी बड़ा आधार रहा है और किसान मजदूर का नारा भी लगा है, लेकिन मजदूरों को क्या मिल रहा है इससे? क्या व्यवस्था है मजदूरों का? अभी तो किसानों की बात हो रही है, उनको नारों में ही शामिल किया जा रहा है। उनको जोड़ना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ इसका नाम बदल के संयुक्त किसान मजदूर मोर्चा होना चाहिए। कैसे जोड़ सकते हैं आप? जब कृषि की उत्पादकता बढ़ती है, उसमें उसको हिस्सेदार बनाइए, उसकी मजदूरी उसके साथ बढ़े। अब कई किसानों को ये एतराज़ होगा जी हमारी तो लागत बढ़ जाएगी। लागत बढ़ेगी, लेकिन आपको वो बढ़ी हुई लागत एमएसपी में मिल जाएगी, आपको कोई नुकसान नहीं है। ये बात समझाने की है हमारे किसानों को भी और मजदूर भाइयों को भी कि बढ़ी हुई मजदूरी से किसानों को कोई नुकसान नहीं है, वो तो एमएसपी का भाग होगी। जब एमएसपी की गारंटी मिल जाएगी तो वो तो बढ़ी हुई लागत भी आपको मिल जाएगी। तो उनको जोड़ना होगा। तो इन बातों को मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ कि कुछ मुद्दे, आगे की चुनौतियाँ क्या हैं और जो अभी तक किसान आंदोलन रहा है उससे हम क्या लेसन ड्रा कर सकते हैं। तो मेरे विचार से अब हम इस पे डिस्कशन शुरू कर सकते हैं। तो आप आमंत्रित हैं सवाल पूछने के लिए। मैं कर लेता हूँ। धन्यवाद कुंडू साहब। अब मैं हमारी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर भीम सिंह दैया जी ने बाहर जाना है, अकस्मात ही उनको जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको सभी को सूचित कर दूं कि यहाँ पर लंगर तैयार है और आपसे निवेदन है कि सभी लंगर छक के जाएंगे। जो इस सैनी समाज सभा की ओर से ये हाल और ये लंगर की व्यवस्था और ये सारी कुर्सियाँ वगैरह जो भी है वो हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किया हुआ है। हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं सभा के, और जो भी हमारी श्रद्धा होगी हम योगदान दे देंगे, लेकिन उनकी ओर से कोई वो नहीं है। इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं उनके, और सभी सज्जनों से, मित्रों से, जो भी साथी आए हुए हैं उनसे निवेदन है कि वो इस चर्चा के बाद जो है हम जब नीचे जाएंगे लंगर हाल में लंगर ग्रहण करके जाएंगे। और मैं अब डॉक्टर भीम सिंह दैया जी से निवेदन करूंगा कि वो आएँ और अपनी तासुरात जो हैं वो अपने विचार, मैं ये निवेदन करूंगा कि वो भविष्य की हमारी जो प्रेरणादायक 2-4 चीज़ें जो हैं वो ज़रूर दे के जाएँ हमारे को। मुझे माफ़ करना, मैं कुछ नहीं कहूँगा। जो कुछ कहना था कॉमरेड इंद्रजीत ने विस्तार से कह दिया, इसके बाद कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो जाने से पहले एक बात याद दिलाना चाहता था कि ये किसान आंदोलन बहुत पहले भी हुआ था, उसकी याद दिलाना चाह रहा था। शहीद भगत सिंह के फादर सरदार अजीत सिंह और लाला हरदयाल, उन्होंने अंग्रेज़ों के वक्त आंदोलन किया और अंग्रेज़ों को मजबूर होके 2 महीने के अंदर वापस लेने पड़े थे ये कानून। हमारी सरकार, जिसे हम अपनी सरकार कहते हैं, उन्होंने 1 साल बाद ये मजबूर होके लेना पड़ा, जबकि बाहर की सरकार, अंग्रेज़ों की सरकार 2 महीने बाद ले लेती है। इससे अंदाज़ा लगा लो कि कैसी सरकार हमारी है। धन्यवाद। ठीक है, ओके।
बहुत बहुत धन्यवाद। दैया साहब से मैं मिलने गया तो इन्होंने मुझे ये मोर्चे की भी अपनी स्मृतियाँ बताई कि किस तरह से इन्होंने ट्रक भर के कम्बलों का भेजा था इकट्ठा करके, कुंडू साहब ने और इन्होंने। तो मैं जो मैं ये निर्देश चाहता हूँ कि भी जो कुछ नाम है मेरे पास बोलने के लिए, अगर इजाज़त दें तो 2-2 मिनट के लिए उनको बुला लिया जाए। और अगर आप, क्योंकि मैं तो अध्यक्ष मंडल से बंधा हुआ हूँ। अच्छा जी, अच्छा आप नहीं, कोई सर कोई बात नहीं। तो हाँ जी, कोई अगर किसी के प्रश्न हैं इस आंदोलन के भविष्य के बारे में, वैसे तो बहुत सारी बातें स्पष्ट हो गई हैं, लेकिन अगर कोई ख़ास प्रश्न है, कोई नुक्ता है, तो मैं उसके लिए कोई रह ना जाए बात। हाँ जी, डॉक्टर राजेश्वरी जी आज प्लीज़ जी। माइक दे दीजिए, कोई बात नहीं, अच्छा ही रहेगा। डॉक्टर राजेश्वरी जी ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। हाँ जी। हाँ जी, धन्यवाद। मैं केवल ये जानना चाहती थी कि ये जो कृषि आंदोलन रहा पूरा, ये बहुत ही एक इंक्लूसिव आंदोलन रहा, जिसके पैरेलल हम अपने इंडिपेंडेंस आंदोलन के साथ में दे सकते हैं। ख़ास तौर पे जब आपने बताया और जो हमने सबने महसूस भी किया कि मज़दूर का, किसान का, महिलाओं का, वृद्धों का, मतलब डेमोग्राफी के अक्रॉस सभी का इसमें एक बहुत बड़ा योगदान रहा। टिकरी बॉर्डर पर हमने उग्राहां का एक बहुत बड़ा हिस्सा, महिलाओं की बिल्कुल अलग तरीके की साझेदारी देखी उसमें, और लोगों ने पढ़ा भी इसके बारे में। यूँ तो हमने 10 मार्च भी एक पूरा महिलाओं से संबंधित कि महिलाएं मंच का संचालन करेंगी इस तरीके से भी देखा, लेकिन जो पेट्रियार्की है हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में मैं जो कह रही हूँ, और यूपी का भी और राजस्थान का भी, जो किसानी है हमारी, जो रूरल परिवेश है पूरा का पूरा, उसमें जो महिलाओं की का जो जितना उनको इक्वालिटी नहीं दी जाती, मतलब जो पेट्रियार्की का रूप है, वो उग्राहां के का जो कंट्रीब्यूशन है और पंजाब की जो महिलाएं हैं उनका भागीदारी अलग तरीके की देखने को मिली। मैं केवल ये जानना चाहती थी कि आप एक अंदरूनी जिस तरीके से जुड़े रहे, क्या हरियाणा के समाज ने और यूपी के समाज में महिलाओं को लेके उस तरीके का कुछ बदलाव उनकी मानसिकता में झलकता है, या केवल ये सतही तौर पर उनको हिस्सा देने जैसी बात रही? थोड़ा सा अगर आप कह पाएँ तो बहुत अच्छा लगेगा। और कोई प्रश्न हो तो इकट्ठे ही। हाँ जी, कॉमरेड प्रताप सिंह। नहीं, इनका एक बार कर दे, नहीं तो मिक्स हो जाएंगे वो। जो राजेश्वरी जी कह रही हैं, असल में पंजाब और हरियाणा यूपी के बीच में एक फ़र्क तो ज़रूर है, थोड़ा कल्चरल भी आप कह सकते हैं उसमें, लेकिन पंजाब के संदर्भ में ये तो बात सही है कि महिलाएं पंजाब की दूसरी यूनियनों के साथ भी अपेक्षाकृत ज़्यादा रही हैं, परंतु ये भी सच है कि जो बीकेयू उग्राहन है उनके संगठन में महिलाओं को अपेक्षाकृत बहुत बड़ी संख्या में देखा जा सकता है, नेतृत्व में भी और उनकी सक्रियता के तौर पर भी। ये जहाँ तक मैं पता कर पाया हूँ, हालांकि मुझे इस संबंध में और भी गहराई से बातचीत करनी है उनसे भी, हम रहे हैं उनके साथ, उग्राह जी से भी बात होती रही है। उन्होंने ये किया, एक तो नशाखोरी के खिलाफ मुद्दा बनाया, जो कि पंजाब में और हरियाणा में दोनों ही जगह, अब तो अपने यहाँ भी नशाखोरी, और जो एक ज़माने में शराबखोरी थी, अब वो शराब को तो नशा नहीं मानते ना लोग, अब तो वो जो दूसरी चीज़ें आ गई ना,
मैं तो दंग रह गया, बोला चिट्टा जी, वो तो चिट्टा शब्द सुना। बहुत बड़ी चुनौती हमारे लिए भी, पंजाब में भी। लेकिन वहाँ उन्होंने ये किया कि जो शराब पीने वाले हैं आदतन पियक्कड़, तो कह रहे थे हम अपनी यूनियन में उनको नहीं लेते और इससे महिलाएं बहुत प्रभावित होती हैं कि नशे वाले अगर छूट जाए किसी का। आपने यहाँ भी देखा होगा, हमारे यहाँ डेरों में जो महिलाएं ज़्यादा जाती हैं और आदमी भी जाते हैं, तो महिलाओं के ऊपर ये प्रभाव है कि डेरे वाले शराब छुड़वा देंगे। ये राधा स्वामी वगैरह के संबंध में काफ़ी हमने पिछले 15-20 साल में गहराई से ये चीज़ देखी है। एक तो ये चीज़ है जो उसको, दूसरा ये है कि उन्होंने अलग से भी उनकी कमेटियाँ वगैरह बनाई हैं और भीतर जगह देने की ज़रूरत है, स्पेस उनकी सुनी जाए। और ये जो पितृसत्तात्मक मानसिकता बनी हुई है, इसको कमज़ोर करना बहुत ज़रूरी है कुछ भी आगे बढ़ाने के लिए। मतलब तो यूपी में बल्कि हरियाणा से भी कम हिस्सेदारी थी। हरियाणा की तो इस बार उत्साहजनक रही है। अब उसको मेंटेन करने की बात ज़रूर है कि अभी भी आप देखेंगे हरियाणा के संगठनों में महिलाएं बहुत कम हैं। और अगर वैसे भी देखा जाए तो जितने लोग हिस्सा ले रहे थे आंदोलन में हरियाणा के, उसमें 70-80% लोग किसी भी यूनियन के साथ नहीं हैं। और जो भी झंडा मिल गया वही लगा लिया, और किसी ने लिख लिया किसान आंदोलन, बस उतना ही। उनको ये नहीं मालूम जत्थेबंदी कौन सी कहाँ कैसी भी है। और कई तो ऐसे भी थे लगा रखे झंडे, हरे भी सफ़ेद भी, और फिर भी कह देते थे लाल झंडा देना जी। हमने कहा लगा तो रखा है तुमने दूसरा, नहीं इससे सजावट हो जाएगी। तो अभी उन बहुत सारे लोगों को संगठित होना पड़ेगा और महिलाओं को संगठनों में लाना बहुत ज़रूरी है। अगर इस प्रभाव को आगे समाज में कुछ और बेहतर की तरफ ले जाने की बात है अभियान को, तो उसके लिए महिलाओं को निर्णय लेने की कमेटियों में रखना बहुत ज़रूरी है, प्रतिनिधित्व देना। अब उनमें उसकी एक उभार उनके बीच में ऐसा है। तो ये फ़र्क अब, लेकिन वहाँ भी हम देखते थे जो स्टेज के आगे बैठते हैं सिंगू और टीकरी पे, उसमें मेरे ख्याल में तो 90% लोग पंजाब के ही होते थे। और हमारे वाले काफ़ी जगह उस कांग्रेगेशन में बैठने की जो पंगत और संगत पंजाब के अंदर है ना, वो पुराना उनका रिवाज है कि आदमी औरतें गुरुद्वारे में भी दूसरे मौक़ों के ऊपर भी बैठे हैं और प्रवचन सुन रहे हैं। हमारे यहाँ कई लोग ना एक बार तो जरूर झांकते हैं, फिर कहते हैं चलो चलो कुछ ना है हाँ, ताश तूश भी खेलते बहुत सारे मिल जाया करते। अपेक्षाकृत पंजाब वाले उतने ताश वाश नहीं खेलते, मिलते थे 6 घंटे 3 घंटे, चलो 6-4 घंटे। बहुत सारे लोग उनके सुनने में रुचि रखते थे और इस बार सीखने को बहुत कुछ था। अलग अलग मौक़ों पे जो महिलाओं का आपने कहा जब मनाया गया, ऐसे ही उन्होंने मतलब जैसे मान लो पगड़ी संभाला आंदोलन 1906-7 का, उसकी बरसियां मनाई गई तो सरदार अजीत सिंह के बारे में पता चला। पंजाब की और बहुत सी रिवायतें, बिरसा मुंडा कौन थे, आदिवासियों के विद्रोह कैसे थे, ये सीखने को बहुत सारी चीज़ें आयोजित की गई एसकेएम की तरफ से। वो एक अच्छा पक्ष था। कॉमरेड प्रताप जी, मैं 1 मिनट प्लीज़ आप आएँ, काफ़ी देर से माफ़ी चाहता हूँ टाइम नहीं, मैंने बोलने के लिए तो कहा ही था। मैंने तो ऐसे अभी प्रधानमंडल तो थे नहीं, हमारे अब नेता ही हैं। मैं एक बात, जो किसान आए हैं दूसरे हैं, उनको मैं 2 बातें करनी है छोटी छोटी। पहली बात कि हमारी किसान सभा में कॉमरेड इंद्रजीत ने कितना लंबा लेक्चर किया है और एक बार कहा किसान सभा संयुक्त मोर्चे को आगे रखा। ये हम कितना अपने ऊपर बोझ समझते हैं कि समाज को बदलना है, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी क्या समझा जाए, अपने विकास को भी दाव पर ला के हम कहते हैं कि समाज में ज़्यादा हमारा रोल है, हम फर्ज समझते हैं। इसलिए हमारे इंद्रजीत ने एक बार नाम लिया किसान सभा का, बार बार नहीं लिया। नंबर 2 1 नंबर 2 हमारे यहाँ देखते हैं पर्सनैलिटियाँ बढ़ रही हैं, फोटोआँ लगा रहे हैं, बुत लगा रहे हैं,
और भ्रम पैदा कर रहे हैं इस किसान संगठन में कि हम एक पर्सनैलिटियाँ समाज में आके संयुक्त किसान मोर्चे की परवाह नहीं करने लगे हैं। अब थोड़े से टाइम में पंजाब में जिस स्थिति बन रही है, तो मेरा इंद्र जी से प्रार्थना है, ये बहुत मेहनती हैं, इनका नाम है, इन लोगों से घबराना नहीं है। ये लोग प्रजातंत्र में जब लड़ाई लड़ते हैं तो लड़ाइयों में आते हैं, ऐसे ऐसे मसले आते हैं, घबराना नहीं है, ये वक्ती हैं, ये सब एक हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे लगे हुए हैं जिनको चाह उनको चाह उतार लेने दो, इलेक्शन में जाना है वो जाना है। हमारे लिए पंजाब एक प्रेरणा भी था हरियाणा के लिए और इस आंदोलन के लिए और संयुक्त मोर्चे के लिए। अब हमारे लिए पंजाब एक संकट भी है, इसके लिए हमें सोचना है, उसकी लीडरशिप हमें संकट भी में भी डालेगी। बस मैं तो इतना कह के मैं अपने इंद्रजीत जी का ज्ञान का, कदर का और पर्सनालिटी कल्ट ना बनने का हमारा रिवाज है, उसको बड़ा अच्छी तरीके से इन्होंने रखा। इनसे हम कोई हार भी नहीं, कोई कुछ भी नहीं, लेकिन उनके तो बड़े बड़े अडंबर हो जाते थे। इसलिए यूनियनों से हमारी किसान सभा का बहुत फर्क है। जो किसान आए हैं उनको समझ लेना चाहिए, ये कैसे किसान नेता हैं जो अपना आप भी खो देते हैं नाम भी नहीं रोशन करने के लिए, कितनी कुर्बानी करते हैं और अपना फर्ज समझ के कर रहे हैं। ये हमारी ड्यूटी है, इसको निभाएंगे और कामरेड इंद्रजीत जी अपने बुढ़ापे तक निभाएंगे। बनी समझ मैं इस विचार चर्चा को अब यहाँ विराम देता हूँ एक टिप्पणी के साथ। मैं माफ़ी चाहता हूँ, कृष्ण कुमार जी केडीवी सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान हैं, संजीव कुमार जी और किसान नेता, ये काफ़ी लोगों के नाम मेरे पास थे। मैं उनको समय, क्योंकि ये उन्हीं की ओर से अब ये दबाव है कि इसको समाप्त किया जाए, और मैं अब बुला रहा हूँ अपने धन्यवाद के लिए हमारे उपाध्यक्ष संस्थान के डॉक्टर MS जागलान जी से एक बात कहते हुए कि जितने भी प्रश्न पैदा हो रहे हैं, जैसे दलितों का एक प्रश्न, महिलाओं का एक प्रश्न है और दूसरे बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये इस आंदोलन की सबसे बड़ी प्राप्ति है कि उसने इतनी आशाएं जनता की जगा दी हैं जो कि बहुत ही जेन्युइन हैं और न्यायोचित हैं। भाई हमें ये किसान मोर्चा जो है वो असली नेतृत्व देश का कर सकता है। हम मतलब मैं दिन रात ये दुआएं करता हूँ कि भी ये किसान मोर्चा संयुक्त रहे और इसकी एकता बरकरार रहे और आगे बढ़े। ये वास्तव में ये भारत का नेतृत्व है। ये जितनी भारत की जनता इनसे उम्मीद कर रही है, उतना ही विपर्य जो है वो मौके की सरकार और शासन सत्ता से है। उनसे कोई उम्मीद नहीं कर रहे, जनता इनसे उम्मीद कर रही है कि ये कुछ करेंगे। कर्मचारी भी और जो महिलाएं हैं, बहुत छोटे छोटे मजदूर भी, मतलब रेडी चलाने वाला, रिक्शा, मतलब इतनी ज़बरदस्त। और इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो बाबे नानक का जो परंपरा चली आ रही है। मैं ये समझता हूँ कि इन बड़े बड़े जो हमारी हरियाणा की जो कल्चर है उसकी जो बोन है कि भाई साथ देना है, मतलब पीछे नहीं हटना, तो ये जो साथ देने का कल्चर पैदा हुआ है ये बहुत महान, ये इससे आगे बहुत सारी चीज़ें, और मैं ये जो हमने रखा हुआ है ये आगे निरंतर जारी रहेगा, क्योंकि हम ये समझते हैं कि यहीं से सारी चीज़ें उठेंगी। संयुक्त किसान मोर्चा अपने आप में कोई अथॉरिटी नहीं है, हम ही हैं वो लोग। हमारे ही प्रेशर से, जनता के प्रेशर से ही लोग जो किसान नेता हैं वो इकट्ठे हुए थे। आगे भी जनता का ही दबाव होगा, वो इकट्ठे रहेंगे। जनता का दबाव हटते ही वो इधर उधर जाएंगे। जो हमारा दबाव उन पर बरकरार रहना चाहिए, जैसे कामरेड प्रताप ने कहा कि इन्होंने अपने आप को आगे नहीं किया, संयुक्त किसान मोर्चे को आगे रखा है। आगे भी विषय मैं निवेदन करूंगा जागलान साहब से कि फॉर्मली इस कंक्लूजन, एक चीज़ निवेदन है कि पुस्तकें पढ़ी हैं, आपसे निवेदन है कि ये पुस्तकें 2-4 पुस्तकें जरूर खरीद के लेके जाएं। और ये हमारी जो है ना, ये भी हमारी शक्ति है। जो जैसे पेट्रोल डीजल पड़ता है गाड़ी में, ये हमारा आप लेके जाओगे तो हमारी डीजल पेट्रोल यही है। तो आपसे निवेदन है कि ये जाना, और फिर उसके जो लंगर तैयार हैं बहुत ही उन्होंने मन से बनाया हुआ, आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के लंगर जरूर ग्रहण करके जाएं सभी। आओ जी सर। मुझे लगता है बहुत लंबा व्याख्यान हो गया और उसके बाद बहुत लंबी चर्चा भी हो चुकी है। समअप करने के लिए तो दैया साहब ने कर दिया, उससे पहले कुंडू साहब जो है वो कर चुके हैं। एक चीज़ जो मैं
2 पॉइंट सेंस आए थे, उसके ऊपर छोटी सी मैं बात रखना चाहता हूँ। उसके बाद एक तो ये है कि मैं इनसे इंद्रजीत से पहले भी बात कर रहा था कि एक संयुक्त किसान मोर्चा जो है, इसने इस देश में एक बहुत ज़बरदस्त राजनीतिक पूंजी जो है वो अर्जित की है, और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी सामाजिक पूंजी जो है वो भी अर्जित की है। और वो सामाजिक पूंजी को जब हम देखें तो कितने लेवल पे है वो पूंजी। सबसे पहले जब पंजाब के किसान आए, हरियाणा के किसान भी जाके बैठे, इन्होंने बता दिया कि क्या हालत थी, और ख़ासकर हरियाणा वालों की जो कि कितने समय के लिए वो बैठना चाहते थे। लेकिन उसके बाद जो इन्होंने शायद इसमें बीच में बताया भी कि जो किसान कौन थे जो पार्टिसिपेट करने वाले थे, जो इनकी जो यूनियन है उनसे पीछे के बहुत सारे किसान थे, जो आम किसान थे, वो जिस तरह का उनका जुड़ाव हुआ वो एक बहुत ज़बरदस्त, हरियाणा के संदर्भ में तो मेरा मानना है कि एक बहुत बड़ी सामाजिक पूंजी है कि जिसमें हर किस्म के किसान अपने आप जुड़ते चले गए। और जिस तरह से ये जो कंडक्ट हुआ उसको देख के भी, और कि जिस तरह से ये मोर्चा बनने के बाद लोग उनके साथ जुड़े हैं, और ऐसे ऐसे लोग जुड़े हैं जिनको आंदोलन का का नहीं पता था, बहुत सारे किसान जो हैं। और वो तो संभावनाएं मेरे ख्याल से अब भी बहुत ज़्यादा है हरियाणा में कि किस तरह से उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो किसानों के बीच की जो एकता जो बनी, और खासकर हरियाणा के संबंध में, पंजाब के संबंध में वो मान सकते हैं कि वहाँ पे 32 जो है यूनियन पहले ही काम कर रही थी, लेकिन हमारे यहाँ तो जितनी भी थी या उसमें कुछ ही संगठित थी। किसान सभा कर लीजिए या कुछ 2-4 और यूनियन आप कर लीजिए, चलूनी ग्रुप कर लीजिए, बाकी को कहीं पब्लिक स्पेस में कहीं दिखाई नहीं देते थे। अब उन्होंने एक इतना ज़बरदस्त जो सामाजिक, यानी कि लोगों को इकट्ठा किया। और अभी बात आई थी कि खाप पंचायतों की, कि खाप पंचायतों ने उनको समर्थन दिया। खाप पंचायतों के पास कोई दूसरा ऑप्शन बच ही नहीं गया था, क्योंकि उनको जब ये लगा कि सारे के सारे किसान तो संयुक्त किसान मोर्चे के पीछे लग गए। और मैंने आज तक किसी खाप पंचायत का ये बयान नहीं सुना जिसमें खाप पंचायत ने ये कहा हो कि हम जो है इसको नेतृत्व देंगे। उन्होंने हमेशा कहा कि संयुक्त किसान मोर्चे के नेतृत्व में हम सपोर्ट करेंगे, और नेतृत्व जो है संयुक्त किसान मोर्चा का होगा। वो एक तरह से आप देखिए, वो भी इतने दबाव में आ गए, जिस तरह की पॉलिटिक्स या सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो वो चलाते हैं वो खुद दबाव में थे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। हरियाणा के स्तर पे, हरियाणा पंजाब लेवल पे, अब कैन यू इमेजिन, मैं तो ये जब ये जो आया शगुफा जो ये छोड़ा था असवाइल वाला, मैं मेरे गांव गया, मैं तो भिवानी से हूँ, हमारे तो एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हम लोग। और वहाँ पे एसवाईएल का मुद्दा सबसे ज़्यादा उठाया था ये जो कृषि मंत्री हैं दलाल ने, उसका मानना था, और उसने एक मीटिंग रख दी बहल में कि किसानों को कि हम एसवाईएल के ऊपर जो है एक पैरेलल वो चलाएंगे। उसकी मीटिंग नहीं हुई, विरोध करने वाले किसान वहाँ उनके ट्रैक्टर वहाँ पहुँच गए, उनके समर्थन में एक बंदा नहीं आया, उसकी मीटिंग नहीं हुई, कैंसिल करनी पड़ी उसको। अब उस इलाके में वो लोग समझ सकते थे। अब भिवानी का किसान और पंजाब के किसान के बीच में कनेक्शन, और बीच में एसवाईएल, जिन किसानों को या हर एक राजनीतिक प्रचार भी हमारे यहाँ रहा है एसवाईएल को लेके, पंजाब हरियाणा को लेके, पंजाब पानी नहीं दे रहा है, वो जो सारा उसको खत्म कर दिया। अब आप देख सकते हैं कितना बड़ा भाईचारा एक स्थापित हुआ है। और तीसरा तो इन्होंने कहा ये जो आपका जो किसान और मजदूर, और वहाँ पे वो टिकरी बॉर्डर पे जाके अगर आप देखें, अभी भी जो अभी इंटरव्यू आ रहे हैं वहाँ के दुकानदार कह रहे हैं कि हमने तो ऐसे इंसान नहीं देखे। यहाँ पे आंदोलन का मतलब होता था लोग इकट्ठे हुए, किसी की रेडी लूट ली, किसी की दुकान लूट ली, किसी के साथ बदतमीजी कर दी, और कहते ये आंदोलन था क्या, उनको समझ में नहीं आ रहा अभी तक। उनका जो आंदोलन का मॉडल ही कुछ और था, उनको तो ये बात अभी तक हजम ही नहीं हो रही है कि ये आंदोलन था या एक तरह का इस तरह का सोशल स्पेस क्रिएट करके गए वहां पे, जो मतलब अनइमेजिनेबल है, जिसको आप सोच भी नहीं सकते कि भाई ऐसे लोग भी हो सकते हैं और इस तरह से व्यवहार भी कर सकते हैं और इस तरह से वो रह भी सकते हैं। एक लेडी है, उसका दुकानदार का उसका कोई इंटरव्यू कर रहा था, उसने पूछा भैया क्या आपके तो बहुत नुकसान हुआ होगा। बोले नुकसान तो हमारा जब से नोटबंदी हुई है बहुत हुई है, बीच में कोरोना आ गया हो गया, हमें कोई परवाह नहीं इस चीज़ की। कहता किसानों ने किया होगा।
उन्होंने कहा जी हम मेरा एक पैसा नहीं रखा कभी, और कई किसान मेरे पास आया, उसके पास पैसा नहीं था, मेरे से चीज़ ले ली, तो दूसरे ने कह दिया कि मैं दे दूंगा भाई, इनका घाटा नहीं होना चाहिए। कहते ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? तो ये एक जबरदस्त एक जो सामाजिक पूंजी जो क्रिएट करी है, जो राजनीतिक जो इसके इम्पैक्ट्स हैं उसके पीछे जाके जो है, और हरियाणा में तो महिलाओं, और चाहे वो सही स्तर पे अभी हम दिखाई दे, लेकिन उसमें बहुत गुंजाइश है। और मोदी जी ने जो प्रचार चलाया कि छोटे किसान, मुझे लगता है कि मोदी जी को किसानों की समझ ही नहीं है, ना उसके सलाहकारों की कोई है। छोटे किसानों का आंदोलन है, छोटे किसानों का आंदोलन है। हरियाणा में 90% जो दूध बेचा जाता है वो छोटे किसान बेच रहे हैं। जो 5 एकड़ तक वाले किसान है ना, वो सबसे ज़्यादा 90% दूध बेच रहे हैं, और 85% दूध का जो उत्पादन है वो छोटे किसान कर रहे हैं। मोदी जी को ये पता नहीं था कि ये छोटे किसान जो हैं, ये छोटी जो उसी से अपना काम चला रहे हैं। उन्होंने सोचा कि ये तो कोई जैसे बिहार के किसान हैं या दूसरे किसान हैं, जो कॉमर्शलाइजेशन तो है ही नहीं एग्रीकल्चर का, या बेचते तो कुछ है ही नहीं, वो तो अपने घर के लिए पैदा करते हैं। इनका अभी भी इनके दिमाग में यही है। ये मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता इस बारे में, ये तो बहुत लंबा चौड़ा जो जिस तरह से हमने सोचा था, मुझे लगता है कि जब हमने डिसाइड किया कि कॉमरेड इंद्रजीत को हम इसके लिए बुलाएंगे, और मैं इनका धन्यवाद, वैसे मुझे कहा गया कि धन्यवाद करूं, लेकिन मैं करूं किसका? कॉमरेड इंद्रजीत का, जो कि अग्रवाल साहब से इतने पुराने उनके साथ जुड़े हुए रहे हैं, उनके साथ इतने आत्मीय संबंध उनके रहे हैं, या आइडियोलॉजिकल संबंध भी रहे हैं, तो क्या धन्यवाद करें। लेकिन क्योंकि इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे, और इन्होंने सिर्फ ये बताया कि मुझे टाइम बता दो और दिन बता दो, इससे फालतू हमारी ज़्यादा लंबी चौड़ी इस पर बात ही नहीं हुई। और ना हमने ये कोई कहा कि हम किस चीज़ की बात करेंगे, हमें पता था, हम श्योर थे कि ये जो बोलने वाले हैं, इनका जो अनुभव है, जो अंदर से आएगा, वो वाकई लोगों को साथ ये जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे भी उसी अनुभव के साथ लोग जुड़ेंगे। तो हम इनका फॉर्मली धन्यवाद करते हैं। और दहिया साहब और कुंडू साहब जो हैं, वो तो हमारे पहले के अध्यक्ष रहे हैं। अब दहिया साहब जैसे ये बात आई अध्यक्षता की, तो इन्होंने जब बात करी होगी, दहिया साहब जब तैयार हो गए अध्यक्षता के लिए, तो आप ये भी सोच सकते हो कि फिर मैं कहता हूँ कि इस आंदोलन की सामाजिक पूंजी कितनी लंबी चौड़ी है, जो दहिया साहब को भी जोड़ती है, और जो यंग जो जनरेशन है उसको भी जोड़ती है। इनका धन्यवाद जरूरी है, और इनका तो सबसे बड़ा धन्यवाद इसमें कोई दो राय नहीं है कि इतने सारे लोग आए कहने पे, और हमारे बुलावे पे आए, तो हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और डॉक्टर गासो ने सही कहा कि हम इसको आगे जारी रखना चाहेंगे, और हम ये भी चाहेंगे कि पंजाब से भी कुछ जो किसान नेता जो हैं उनको भी बुला के उनका अनुभव भी शेयर किया जाए, क्योंकि वो भी एक बहुत एक पर्सपेक्टिव, मुझे नहीं लगता है संयुक्त किसान मोर्चे की कमाल की बात तो ये थी कि पर्सपेक्टिव तो इनका एक ही था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है बहुत सारी चीज़ें, जो जिस तरह से वो संगठन चला, जिस तरह से 1 साल का इनका अनुभव रहा है, मुझे लगता है कि पंजाब वालों का इनसे अलग होगा। तो मैं चाहता हूं, और हम सारे इसमें मुझे लगता है डिसाइड करेंगे कि कम से कम पंजाब से जो है, जो भी आगू रहे हैं इसमें, उनसे मिलाएं, उनको बुलाएं हम, और उनके साथ भी अपना विचार विमर्श करें। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग हियर, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।